आज हमारा एक नया टॉपिक है साई करुणा मिशन का, जो काफ़ी अलग अलग टॉप्स में मैंने एक्सप्लोर किया है, लेकिन आज कुछ नया टॉपिक मैंने लिया है कि आज का सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम है फॉर ऑल द जनरेशन्स, चाहे वो बच्चे हैं या बड़े हैं या बूढ़े हैं। कहीं ना कहीं ओबेसिटी बीच में आता है। तो आपके खुद के विल पावर और सेल्फ कंट्रोल से हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उस पे हम ध्यान देंगे। और हो सकता है हम इंटरैक्टिव रखेंगे, कि जो भी आपके डाउट्स रहेंगे हम उसको एक इंटरैक्टिव सेशन की तरह शेयर करेंगे। ठीक है। और आई थैंक डॉक्टर उदय शाह, whose research team I am a part of, for giving me this opportunity to share my insights. And also Sai Karuna Mission, who's I'm a part of it. So we'll start with first obesity क्या है. Okay, today our topic is on obesity and not overweight. Obesity is a terminology जो हम देते हैं, उसमें आप overweight भी कह सकते हो, unhealthy part भी होता है। तो वी विल एक्सप्लोर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इट कि ओबेसिटी एक्चुअली क्या है। ओबेस मतलब हमारे जो बॉडी के सर्टन वेट और प्रोपोर्शन के हम बाहर चले जाते हैं, तो हमारा स्ट्रक्चर जो बोलता है ना कि एक ओवरवेट भी कह सकते हैं, या उस स्ट्रक्चर से क्रॉस कर जाता है, जो हमारे फिजिकल बॉडी की ज़रूरत है उससे हम क्रॉस कर जाते हैं, तब हम ओबेसिटी के लिमिट में आते हैं। आजकल बहुत सारे मेजर्स है जिससे हम ओबेसिटी को वे कर सकते हैं। हाइट और वेट से भी हम मेजर कर सकते हैं कि कितना होना चाहिए, एवरेज होना चाहिए, कि बॉडी मास इंडेक्स से भी मेजर कर सकते हैं कि कितना होना चाहिए। बट सबसे पहले हम जानेंगे कि ओबेसिटी क्या है। व्हाट इज़ ओबेसिटी? कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ओबेसिटी, मतलब एक सिंपल लैंग्वेज, यहाँ पे जो लिखा है वो होने दो, बट आपके लैंग्वेज में। यस यस यस। एंड और कुछ है? ऐसे यहाँ पे भी कहा कि जैसे आपने कहा कि एक्सेसिव फैट है, अनवांटेड फैट है जो मेरे बॉडी में स्टोर्ड है, जो कब बहुत टाइम से वो वहीं पे है और कहीं से वो बाहर नहीं निकल रहा है। ओके, इसके वजह से मुझे बहुत सारा अंदर में प्रॉब्लम्स हो रहा है। ओके, सो इट इज़ एन एक्यूमुलेशन ऑफ अनवांटेड फैट, जो नहीं चाहिए वो भी दबा के रखा है, और एक्सेसिव फैट ओवर एंड अबाउ योर बॉडी रिक्वायरमेंट्स। ओके, एंड इट इज़ ऑल्सो अ वेस्ट डिपोजिशन बाय प्रोडक्ट्स। जो हमें ज़रूरत होते हैं प्रोडक्ट्स, वो हम खा लेते हैं, लेकिन एक्सेस भी कई बार हम खा लेते हैं कि अच्छा लग रहा है, चलो और 2-3 समोसे खा लेते हैं, थोड़ा टेस्ट अच्छा है चलो और खा लेते, बाद में पता नहीं कब मौका मिलेगा, ये शादी में आए हैं, थोड़ा अच्छा खाना मिल रहा है, चलो खा लेते, उसमें क्या है, बाद में ये कर लेंगे। लेकिन ज़रूरत से हम ज़्यादा खा लेते हैं और वो कई बार नहीं निकलता है, बर्न नहीं होता है, तो हमारे सेल्स के इर्द गिर्द वो लिंगर करता है। ओके, इट कन्वर्ट्स इनटू अ फैट। सो अनवांटेड जो बोलते हैं ना, वेस्ट डिपोजिशन बाय प्रोडक्ट। जैसे हम आजकल बाहर जाते हैं तो पिज़्ज़ा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, या चाइनीज़ खाते हैं, तो कई बार हमारे बॉडी के रिक्वायरमेंट से ज़्यादा हो जाता है। अभी आजकल देखा जाए तो रेस्टोरेंट में जाते हैं तो एक प्रोसेस बन जाता है कि पहले स्टार्टर मंगाएंगे, फिर थोड़ा एक मेन कोर्स आ जाएगा, फिर या तो स्टार्टर के टाइम सूप भी आ जाएंगे, मेन कोर्स आएगा, फिर उसके बाद स्वीट डिश आ जाएगा। तो हमें एक्चुअली इन सब की ज़रूरत ही नहीं है। हमारा जो मेन हम स्टार्टर या सलाद खाते हैं या स्टार्टर खाते हैं, उसमें ही हमारा पेट भर जाता है, क्योंकि बॉडी का रिक्वायरमेंट जो है उतना ही है। लेकिन हम जो वो एक्सेस मेन कोर्स में खाते हैं, अगर आप जाएंगे तो आजकल बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं जो बुफे सिस्टम रखते हैं, और इतने अलग अलग तरीके के खाने रखते हैं कि हमें बहुत टेम्पटिंग लगता है, और ऊपर से हमें पैसा भी वसूल करना होता है कि हमने 1000 रुपये दिए हैं तो लेटेस्ट वसूल करते हैं। तो उस चक्कर में हम क्या करते हैं कि मेन कोर्स भी डबल टिबल ले लेते हैं, अलग अलग, जैसे इंटर कॉन्टिनेंटल है या चाइनीज़ है, और आजकल वो सुशी करके एक है, वो भी ले लेते हैं, लेबनीज़ ले लेते हैं। तो अलग अलग टाइप का हम मेन कोर्स में ले लेते हैं, जबकि हमारा पेट तो ऑलरेडी भर गया होता है। फिर उसके बाद सेक्शन आता है स्वीट्स का, जिसकी ज़रूरत ही नहीं होती, लेकिन फिर भी हमारा जो बोलते हैं ना कि 5 सेंसेस में कंट्रोल नहीं होता है, फिर वो हम खा लेते हैं।
तो वो वेस्ट डिपोजिशन हमारे बॉडी में बन जाता है, तो उसके वजह से भी ओबेसिटी होती है। लगातार एक बच्चे को या बड़े को लगातार ज़्यादा खाना दिया जाए उसके बॉडी की तरफ, तो वो तुरंत 1-2 दिन में भी ओबेस हो जाएगा, महीना भी नहीं लगेगा उसको ओबेस होने के लिए। ओके, एंड तीसरा है कि इट इज़ ऑल्सो अ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे ऊपर के जो 2 पॉइंट्स है, यहाँ पे मैंने बॉडी के कंट्रोल को लिया है या हमारे 5 सेंसेस के कंट्रोल को लिया है। अब ये जो तीसरा पॉइंट है, इट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ इंटरनल रीअरेंजमेंट ऑफ हार्मोनल एक्टिविटीज़। अब हार्मोनल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कौन करता है? हाउ आर आर हार्मोनल एक्टिविटीज़ कंट्रोल्ड? Yeah, but where is the main control? Mind, right. तो हमारे अगर माइंड का अंदर से डीफ्रैगमेंटेशन हुआ रहेगा तो कहीं ना कहीं हमारे हार्मोनल एक्टिविटीज़ भी डिस्टर्ब होते हैं। जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो एक्सेस हार्मोन सीक्रिएट करता है। ओके, तो ये मेन कुछ रीजंस मैंने लिए हैं, बट रीजंस लिए हैं कि ओबेसिटी क्यों होता है एंड व्हाट इज़ ओबेसिटी। इसके बाद हम इसके 4 सेक्शंस देखेंगे। ओके, आई विल बी कवरिंग इट: रीज़न, डायग्नोसिस, साइड इफ़ेक्ट्स एंड ट्रीटमेंट। मेन 4 चीज़ें समझनी जरूरी है। लोग क्या करते हैं कि डायरेक्टली ट्रीटमेंट पे आते हैं कि आज अगर मेरा डिज़ायर्ड वेट है 55 kg और मेरा वेट हो जाता है 75 to 80 kg, हम क्या करते हैं उस वेट को कम करने में लग जाते हैं, बट हम उसका कॉज नहीं देखते। वो किस वजह से मुझे हुआ है, किस कॉज की वजह से, क्या वो सिर्फ खाने की वजह से हुआ है? अक्सर लोग ये कर लेते हैं कि खाने की वजह से हमारा वज़न बढ़ता है, बट देर आर हमने इसमें ऑलमोस्ट 51 कॉजेज़ एक्सप्लोर किए कि क्यों ये होता है। ओके, सो वेरियस एस्पेक्ट्स वी आर सीन। सो फर्स्ट वी हैव टू फोकस ऑन द रीज़न कि what is the reason why it is happened. Once I have understood the reason why it is happened, then I can diagnose it. कि मुझे डायग्नोस करने के अलग अलग तरीके, मैं कैसे कर सकती हूँ उसको डायग्नोसिस। फिर इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और ट्रीटमेंट्स क्या हो सकते हैं। ओके, तो सबसे पहला हम देखेंगे रीजंस कि ओबेसिटी क्यों फॉर्म होता है। कि हमारे, जैसे आपने कहा कि खाना हम एक्सेस खा लेते हैं, अब वो जो फैटी ग्लोब्यूल्स हमारे अंदर बनते हैं, खाने से बनते हैं, वो हमारे बॉडी में डिज़ोल्व नहीं होते। वो कहीं ना कहीं वो हमारे सेल, यहाँ पे देखा है कि यहाँ पे मिल्क फैट ग्लोब्यूल्स हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे सेल के अंदर लिंगर कर देते हैं और वो एक एक्सेस फैट के अमाउंट में जम जाता है। देर आर लॉट ऑफ नॉन सर्जिकल वेज ऑल्सो फॉर रिमूविंग इट, लाइक लाइपोसंक्शन इज़ देयर। लेकिन अगर आप देखेंगे बहुत सारे लोग जो है अभी एक्टर एक्ट्रेसेस है, उनको जल्दी रिजल्ट चाहिए होता है, तो वो जाके लाइपोसंक्शन करेंगे या लेज़र सर्जरीज करेंगे, क्या क्या नहीं, लेकिन वापस वही चीज़ रीसरफेस होता है। एक होता है कि उनका डाइटरी सिस्टम इम्बैलेंस में होता है, दूसरा उनका मेंटल सिस्टम बहुत डीशैकल हो जाता है, बहुत सारा इनसिक्योरिटीज़ रहता है, उस वजह से काफ़ी सारा हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। ओके, एंड जैसे यहाँ पे भी देखा है कि अनकंट्रोल्ड फ्यू हार्मोनल एक्टिविटीज़, कि हमारे कंट्रोल में ही नहीं है कि ये क्यों हो रहा है। कि यहाँ पे हमने बहुत सारे ग्लैंड्स भी देखे हैं, वो एक्सेस हार्मोन सीक्रिएट करता है। ओके, जैसे हमारे थायराइड है या बाकी के और जो एंडोस्टाइन ग्लैंड्स है या और जो है, वो एक्सेस हम हार्मोन्स सीक्रिएट करता है, तो एक्सेस एनर्जी क्रिएट होती है। ओके, उसकी वजह से हो सकता है क्रेविंग्स भी बढ़े या हम डिप्रेशन में भी चले जाए। हम जब खुश होते हैं तो भी बहुत खाते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं तो भी बहुत खाते हैं। ऐसी बहुत कम स्थिति होती है कि जहाँ पे हम नॉर्मल खाते हैं। अगर हमारा डेली का रूटीन देखें कि हम दिन से लेके रात तक अगर हमारा पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे तो हमारे रिक्वायरमेंट से हम ज़्यादा ही खाते हैं। हमारा एवरेज जो ह्यूमन शरीर है, अगर उसको बेसिक खाना मिले, जितने उनको न्यूट्रिएंट्स चाहिए या प्रोटीन्स चले, तो भी वो बराबर सर्वाइव करता है। लेकिन हम सोचते हैं कि थोड़ा एक्स्ट्रा डाल देते, थोड़ा एक्स्ट्रा ट्रैवल कर रहे तो थोड़ा एक्स्ट्रा डालते, उस चक्कर में हम एक्स्ट्रा का जो है ना वो एक पाइलॉन लेयर्स बना लेते और वो निकलता नहीं है बॉडी से। ओके, और दूसरा जो मेन कंट्रोल जो है हमारा बॉडी माइंड पे आता है। जो माइंड हमारा डीशैकल हो जाता है, जो हार्मोन्स को अफेक्ट करता है और वो अलग अलग एनर्जीज जनरेट करते हैं। और तीसरा एक कारण है हेरिडेटरी। जैसे हम देखेंगे कि हेरिडेटरी भी कई बार होता है कि हमारे फैमिलीज़ में आ जाता है, कि कई बार हम देखते हैं कि सारी फैमिलीज़ ओबेसी है,
कि कितना भी कोशिश करेंगे तो वो टेंडेंसी वैसी है, क्योंकि वो लेके ही वैसे सेल्स आए हैं। जैसे हमारे आरएनए में है या हमारे डीएनए में वो एनकोडिंग्स ही हम लेके आए हैं। ओके, तो यहाँ पे भी देखा गया है कि फादर अफेक्टेड है, मदर अफेक्टेड नहीं है, तो कोई तो एक चिल्ड्रन को तो होगा वो प्रॉब्लम, या हो सकता है तीनों को भी होगा। वो कौन से जीन्स वो बच्चे लेते हैं उसके ऊपर से उनको पास ऑन होगा। कई बार ऐसे होता है कि पेरेंट्स दोनों भी ओबेस होते हैं, लेकिन एक ही बच्चा ओबेस बन जाता है, एक बराबर रहता है। उसका क्या कारण? उसके कहीं ना कहीं वो अपनी सोल पैटर्न्स भी लेके आता है ना, कॉम्बिनेशन होता है, उसकी खुद की जीन्स भी लेके आता है। अब फैमिली की जीन्स भी उसमें मिक्स हो गई, हो सकता है वो इमीडिएटली ओबेस ना हो, जैसे वो 20-30 में ओबेस ना हो, लेकिन फाइनली कहीं ना कहीं उसका जीन्स जो लेके आए कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट करेगा। इन 20 to 30 ईयर्स ने उसने जो माइंड अपना डेवलप किया, जो पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी, उसके हिसाब से आगे पीछे चल के उसको ओबेसिटी आएगा, क्योंकि जीन में तो ऑलरेडी है, हेरिडेटरी में तो है, पैटर्न तो ऑलरेडी है, राइट। एंड एनीथिंग इन एक्सट्रीमिटीज, मतलब any medication for this? है। हम एक टेक्निक करते हैं कि कल ही हमारा एक लेक्चर था इसके ऊपर कि हम जीन्स को कैसे रीपैटर्न कर सकते हैं, आरएनए और डीएनए को कैसे रीपैटर्न कर सकते हैं, वो जड़ से हम कैसे निकाल सकते हैं। तो हम करुणा कर्मा सोल लेवल आरएनए हीलिंग, आरएनए एंड डीएनए हीलिंग सिखाते हैं, ताकि आपके जो जीन्स में अगर वो आया है तो वो निकल जाए। क्योंकि यहाँ पे हमारे ऑलमोस्ट 25 टेक्निक्स है जिसके थ्रू आप ये सब निकाल सकते हो। आपको ये रेगुलरली फॉलो करना पड़ेगा, हम इसके वर्कशॉप्स भी लेते हैं, लेकिन सबसे पहले हम ये रीज़न्स ही देखेंगे, बिकॉज एक बार अगर आपने रीज़न भी समझ लिया ना तो आप खुद भी इसको हैंडल कर सकते हो। ओके, तो और दूसरा, एनीथिंग इन एक्सट्रीमिटीज़, टू मच ऑफ क्रेविंग, टू मच ऑफ हंगर, कि नहीं ये मुझे अभी खा लेना है, कल मैं अगर मर गया तो खा लेता हूँ ना अभी, ये स्टोर करके रखते हैं। तो कई बार लोग सोचते हैं ना कि 50 के बाद तो मैं बीमार ही पड़ूंगा, तो मैं खा ही लेती हूँ ना, अभी क्या है, बीमार तो पड़ना ही है तो खा लेते हैं। या लोगों को लगता है कि डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ ना, ठीक है थोड़ा खा लिया तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो कई बार ये थोड़ा थोड़ा करके हम एक्सट्रीमिटीज़ में चले जाते हैं। ओके, तो मेन ये 5 रीज़न है ओबेसिटी क्यों फॉर्म होता है, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ये सबसे पहले समझना बहुत ज़रूरी है। ये कई बार हम समझते नहीं हैं, बहुत सिंपल सी चीज़ है। ओके, एक होता है डाइट, दूसरा होता है थॉट, तीसरा होता है नेचर, और चौथा होता है एनवायरनमेंट। ओके, डाइट में 2 तरीके हैं, वेजिटेरियन डाइट और नॉन वेजिटेरियन डाइट। ओके, हमारा थॉट भी 2 तरीके के होता है, कई बार कंस्ट्रक्टिव, मतलब हम पॉजिटिव सोचते रहते हैं, और दूसरा होता है हमारा डिस्ट्रक्टिव थॉट, जहाँ पे हम नेगेटिव सोचते हैं। अगर हमारा दिन भर का स्ट्रक्चर हम पॉजिटिव रखते हैं तो हम थॉट्स भी पॉजिटिव अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर हम देखेंगे पॉजिटिव एनर्जी से हम जिएंगे तो हम खाना भी कम खाते हैं, कि ज़रूरत ही नहीं पड़ता, क्योंकि एनर्जी इतनी फुल होती है। लेकिन वही थॉट हम अगर नेगेटिव पैटर्न में कन्वर्ट करते हैं तो हम फूड्स भी वैसे ही अट्रैक्ट करते हैं। जैसे राजसिक खाना, घी, तेल, ये सब ज़्यादा खाते हैं, मारवाड़ी लोग घी, तेल वो सब बहुत ज़्यादा खाते हैं। या राजसिक तामसिक खाना, जिसमें नॉनवेज आता है। जैसे अगर मैंने डिस्ट्रक्टिव थॉट रखा तो मैं नॉन वेजिटेरियन ज़्यादा अट्रैक्ट करूँगी, जहाँ पे स्पाइसी, ऑयली ये ज़्यादा खाना आएगा, तो मेरी वृत्ति भी वैसी होगी। ओके, और तीसरा होता है नेचर, कि मेरा नेचर कैसा है, कि इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है। इंट्रोवर्ट में भी हम ज़्यादा खा सकते हैं, एक्सट्रोवर्ट होके भी ज़्यादा खा सकते हैं। कई बार बोलना ज़्यादा बोलते तो भी खाते हैं, कम बोलते तो भी खाते हैं। तो ये चीज़ें समझना ज़रूरी है कि मेरा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, मेरा वृत्ति कैसा है। तो यहाँ पे भी अगर आप कंट्रोल करोगे तो भी आपका ओबेसिटी कुछ हद तक कम हो जाएगा। अगर मैंने नॉन वेजिटेरियन से कम करके काफ़ी हद तक वेजिटेरियन पे शिफ्ट किया, या मैंने सलाड्स मेरे ज़्यादा किए, तो क्या होगा कि वो एक पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करेगा। जब हम सलाड खाते हैं तो हमें कैसा लगता है, वी फील गुड। बट वही जगह पे मैं एक कटोरी चिकन का खाऊंगी तो मेरे को कितना हैवी होगा डाइजेशन के लिए, कि अगर मैं फ़िश खाऊंगी या कुछ, तो वो उसका एक डाइजेशन का अपना एक प्रोसेस होता है, तो वो टाइम लगेगा, राइट। तो मेरा एनर्जी कैसे क्रिएट होगा, मैं लिथार्जिक हो जाऊंगी उसमें, राइट। द प्रोसेस विल बी स्लो। ओके, एंड नेचर, कि मेरा इंट्रोवर्ट है एक्सट्रोवर्ट है, मैं कितना एक्सप्रेसिव हूँ, क्या कितना मैं अंदर ही अंदर दबा के रखती हूँ, वो दबाने से भी प्रॉब्लम होते हैं। ओके, या मेरा एनवायरनमेंट कैसा है, मेरे गर्म दिमाग का हूँ या ठंडे दिमाग का हूँ,
या मैं खाना कैसे खाती हूँ, गर्म दिमाग मतलब हॉट खाना या ज़्यादा कोल्ड खाना। ज़्यादा कोल्ड खाने से भी प्रॉब्लम होता है। वो भी प्रॉब्लम। यस, ये रीजंस मैं आपको बताऊंगी। वेरी हॉट, नॉट वेरी हॉट, नॉट वेरी कोल्ड, बट नॉर्मल आप खाओ कि बहुत ज़्यादा ठंडा भी ना हो। इसलिए पूर्वज ज़्यादा बोलते थे ना कि जैसे ही परोसा आप उधर ही बैठ के खाओ। कभी गरम गरम मंगाते हैं हाँ, तो नहीं खाना चाहिए। नहीं खाओ ऐसा नहीं, बट बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं, कि आपको वो डाइजेशन के लिए अच्छा हो। जैसे पूर्वज के लोग कैसे, उनके किचन्स कैसे होते थे कि यहाँ से खाना बनाया कि यहाँ पे परोस दिया, और वो लोग सब वहीं पे बैठते थे। आजकल के टाइम में क्या होता है कि हम खाना परोस रहे हैं, यहाँ पे टीवी चल रहा है, यहाँ पे फ़ोन चल रहा है, तो फ़ोन करते करते भी हम खाते हैं। देखते देखते नहीं खाना चाहिए। नहीं खाना चाहिए, बट कर लेते हैं, हमें पता नहीं चलता। और कई बार हमारे फ़ोन्स आते हैं, तो वो फ़ोन भी लेना है, हमें खाना भी है, उस चक्कर में हम एक्सेस खा लेते हैं। पता नहीं चलता कि 4 रोटियां कब अंदर चली गई, ज़रूरत नहीं है, या 1 कटोरी चावल कब अंदर चला गया, पता ही नहीं चलता है। ओके, सो इवन कॉन्स्टिट्यूशन टू अंडरस्टैंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वृत्ति समझना भी बहुत ज़रूरी है। ओके, अब हम देखेंगे कि कॉजेज़ क्यों होते हैं ओबेसिटी के। ये 51 डिफरेंट कॉजेज़ हैं ओबेसिटी के लिए, जो ये भी अगर आप समझोगे तो भी आपका अंडरस्टैंडिंग से आप ये वेट को कम कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको सर्जिकल मेथड या नॉन सर्जिकल मेथड या मेडिसिन से ही आपको करना है। मेडिसिन से हम क्या करते हैं कि अगर मेरे इतने वेट से मैं ओबेस हूँ, तो हम क्या करते हैं, मेडिसिन से उसका इफ़ेक्ट निकालते हैं कि मैं एक्स्ट्रा चर्बी निकाल रही हूँ, एक्स्ट्रा फैट निकाल रही हूँ, लेकिन उसका जो रीज़न है मेन, किस वजह से मुझे वो ओबेसिटी हुआ, वो पता ही नहीं है। कि कई बार अगर आप देखेंगे कि बच्चे स्कूल में ही बहुत ओबेस होते हैं, तो आगे चल के उनका क्या होगा। एंड ओबेसिटी के वजह से और कितने सारे डिसीजेज आते हैं। ओबेसिटी कोई डिसीज़ नहीं है, वो सिर्फ एक कंडीशन है जिसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो हम शुरुआत करेंगे कि जैसे मैंने बोला कि हेरिडेटरी भी होता है। तो हेरिडेटरी का कॉज क्या है कि हमारे अंदर, जैसे आपने कहा ना कि वो कैसे निकाल सकते हैं, कि हमारा जेनेटिकली हमारा डीएनए और आरएनए डिस्टर्ब होता है, तो वहाँ पे एनकोडिंग्स आ जाते हैं जो हम हमारे पेरेंट्स के जो डीएनए सेल्स है उसके थ्रू ही हम आते हैं, बिकॉज माँ के नाभि से ही हम आते हैं, वी आर कनेक्टेड विद दैट नाभि का कॉर्ड, तो उससे ही हमारा जेनेटिकल इन्फॉर्मेशन आएगा, जो क्रोमोसोम्स है या जो भी है, मैटरनल और पैटर्नल, जो हमारे जो बोलते हैं कि माँ की तरफ की फैमिली से और पेरेंट्स या फादर की तरफ की फैमिली से भी आएगा। तो वहाँ पे अगर डिस्टर्बेंस है तो आपके अंदर आएगा। अगर आप देखेंगे कि पेरेंट्स की कोई लंबी फैमिली में वो ओबेस था, तो वो जीन उन्होंने कैरी करके आपके इसमें आ गया, आपने ही वो जीन को अट्रैक्ट किया। ओके, तो हेरिडेटरी भी है। दूसरा है कि आपका चक्रास इम्बैलेंस है। आपको यहाँ पे कितने लोगों को चक्रास के बारे में पता है? आपको पता है? चक्रास आर एनर्जी सेंटर्स इन आवर बॉडी, which is like you cannot see it by visible eyes. They are energy centers जो हम एनर्जी से फील कर सकते हैं, और कुछ ऑरा फोटोग्राफी के थ्रू हमें समझ सकता है कि हमारे चक्र में कहाँ पे इम्बैलेंस है। होता है कि चक्र के बिहाइंड ही हमारे बॉडी के ग्लैंड्स होते हैं। ओके, तो अगर हमारा कोई भी चक्र इम्बैलेंस है या उसका ऑसिलेशन, जिस चक्र से जिस स्पीड से वो घूमते हैं, जैसे फ़ैन है, फ़ैन जैसे घूमता है वैसे ही हमारा चक्र घूमता है। अगर फ़ैन थोड़ा कम घूमे, अगर हम बहुत गर्मी से आते हैं तो हमें कैसा लगेगा? अंदर से फ्रस्ट्रेशन होगा। अगर फ़ैन वही ज़्यादा स्पीड से घूम रहा है और बहुत ज़्यादा ठंडी है तो हमें क्या होगा? बहुत ज़्यादा ठंड होगी। तो वैसे भी चक्रास होते हैं, वो फ़ैन की तरह ही घूमते हैं। हमारे बॉडी में 7 चक्र है, जैसे हमारा 7 चक्रास। One is the Muladhara chakra, which is at the base of your spine, where your sexual organs are there, start of your sexual organs. Second is your Swadhisthana chakra, where your ovaries and all are there. जो मूलाधार के 3 उंगलियां ऊपर होता है, उसके ऊपर होता है हमारा मणिपुर चक्रा, जो हमारी नाभि जो होती है उसके 3 उंगलियां नीचे होता है। वहाँ पे कौन से ग्लैंड्स आते हैं? पैनक्रियाज आते हैं। तो अगर वो चक्र अगर इम्बैलेंस है या हाइपर ऑसिलेटिंग स्पीड में, तो हमें डायबिटीज़ जैसी बीमारियाँ होंगी। तो अगर हमें डायबिटीज़ है या ब्लड शुगर है या प्रेशर है, तो हमें वो चक्र को अगर हम बैलेंस करेंगे तो उसका इम्पैक्ट जो ऑर्गन पे है या उसके जो रिलेटेड सिस्टम्स है उसके ऊपर है, वो इम्पैक्ट कम हो जाता है। वो चक्र मेडिटेशन के थ्रू हम करते हैं, चक्र मेडिटेशन के थ्रू।
तो चक्रास के वजह से भी आपका अगर ऑसिलेशंस कम ज़्यादा है या स्पीड कम ज़्यादा है तो ब्लॉकेजेस क्रिएट करता है। अगर मेरा हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है तो मैं इमोशंस दबा के रखूँगी। हर इमोशन का एक वज़न होता है। कई बार हम कुछ टेक्निक करते हैं इमोशंस के लिए निकालने के लिए। ETF करके एक टेक्निक है, EFT एंड ETF ऑल्सो, EFT। हाँ, तो उससे क्या करते हैं हम बॉडी के कुछ पार्ट्स को टैप करते हैं जहाँ पे हमारे एनर्जी सेंटर्स होते हैं। जैसे यहाँ टैप करेंगे, यहाँ टैप करेंगे, यहाँ टैप करेंगे, यहाँ टैप करेंगे, और वहाँ पे हम पॉजिटिव एफर्मेशंस देंगे तो वो एनर्जी जो अटकी हुई होती है वो निकल जाती है। तो हमारे हार्ट चक्रा में भी हम बहुत सारे इमोशंस को दबा के रखते हैं। हो सकता है कॉन्शियसली दबाते हैं, हो सकता है अनकॉन्शियसली दबाते हैं, पता नहीं चलता। हर इमोशन का एक वज़न होता है। ओके जिनका बॉडी मास इंडेक्स जो हाई होता है ना, वो कैलोरीज जल्दी बर्न कर लेते हैं, जल्दी बर्न करते हैं। जैसे इसलिए उनको खाना काफ़ी हद तक बैलेंस खाना पड़ता है। उनको हर 2-2 घंटे में खाना पड़ता है, यू नो। और अगर जिनका बॉडी मास इंडेक्स और वेट जो इन प्रपोर्शनेट सिग्नल साइंस में होता है तो वो ओबेसिटी में चला जाता है। तो कई बार हाइपर होने से भी प्रॉब्लम होता है, ना होने से भी प्रॉब्लम होता है। तो आपको बीच का रास्ता अपनाना है। तो या तो आपके जीन्स में आप देख सकते हो कि कहाँ पे ये प्रॉब्लम्स है, और आपको DNA RNA लेवल तक आप हीलिंग दे सकते हो जो डेल्टा लेवल के माइंड के थ्रू जाता है। दूसरा है आप चक्र को बैलेंस करो चक्र मेडिटेशन के थ्रू। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ चक्र मेडिटेशंस। उसके थ्रू आप चक्र के जो ब्लॉक्स है उसको खोलो, उसको हील करो, तो ऑटोमेटिकली जो ऑर्गन्स में जो इम्बैलेंस है वो निकल जाएगा। और अगर आप चक्र को इम्बैलेंस कर देते हो तो आप 100 क्या 200 साल भी जी सकते हो। हाइपर ऑसिलेशन में भी नहीं होना चाहिए, कम ऑसिलेशन में भी नहीं। अगर हाइपर ऑसिलेशन में तो आपको बहुत सारी बीमारियां आ सकती है, बिकॉज गुस्सा आ सकता है। और अगर कम ऑसिलेशन में होगा तो आप डिप्रेस्ड होगे। तो डिप्रेशन से रिलेटेड जो भी बीमारियां आप अट्रैक्ट करोगे, उससे भी ओबेसिटी बढ़ती है। ओके तो हमें आइडियली इसको ज़ीरो फ्रीक्वेंसी पे रखना है। और जो पुराने योगीज थे या योगिनीज थे वो हर चक्र को ज़ीरो फ्रीक्वेंसी पे रखते थे। ओके थर्ड है नेगेटिव माइंड थॉट्स, कि लगातार आप नेगेटिव सोच रहे हो कि आज मैंने एक थॉट डाल दिया नेगेटिव का, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कब मैंने डाला। अब वही थॉट वो धीरे धीरे एक छोटा सा क्लाउड बनाता है। ओके तो छोटा क्लाउड बनाएगा, उसका ही इम्पैक्ट वो सामने लाएगा। धीरे धीरे वो और बड़ा होएगा, और बड़ा होएगा, और बड़ा होएगा। वो ऐसे करते करते एक नेगेटिव पैटर्न क्रिएट करता है, एंड दैट नेगेटिव पैटर्न कैन अट्रैक्ट यू टुवर्ड्स रॉन्ग टाइप ऑफ फूड्स। क्योंकि एक वो वृत्ति बन जाती है कि नहीं ये खाना अच्छा है। फूड्स एक्सेस ऑफ खाना हम खा लेते हैं, या जैसे नॉनवेज खा लेते हैं ज़्यादा। थोड़ा नॉनवेज खाओगे ठीक है, जितने आपके शरीर को ज़रूरत है उतना खाओ, बट एक्सेस खाना क्या ज़रूरत है। वो एक आप एक बाउल अगर नॉनवेज चिकन का खाते हो वो डाइजेस्ट होने के लिए 6 से 7 घंटा लगता है। यस कई बार 3-3 दिन भी लगते हैं उसको डाइजेस्ट होने के लिए। यस आप कौन सा, आपको पता भी नहीं है कि नॉनवेज कितना फ्रेश होता है नहीं होता है। कई बार हम मार्केट में जितना भी आता है वो मरे हुए चिकन भी बेचते हैं, तो हमें पता ही नहीं है वो मरा हुआ चिकन, और हम बहुत अच्छा से उसको खा लेते हैं जाके, लेकिन हमें पता ही नहीं है। इसका भी सर्वे होता है, मरा हुआ चिकन का भी बेचने का अलग ये होता है, उसका रेट अलग होता है। जिंदा मतलब वो एक नॉर्मल चिकन का रेट अलग होता है और एक हेल्दी चिकन का रेट अलग होता है। यस सो व्हाट वी आर कंज्यूमिंग इज़ अ डेड एनर्जी। तो आप सोचो कि उसको डाइजेशन के लिए कितना टाइम लगेगा। तो वही जगह पे मैं अगर सलाड्स खाती हूँ तो मेरा थॉट प्रोसेस भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हम कंट्रोल कर सकते हैं कि हम हमारे नेगेटिव माइंड के थॉट्स को जो बोलते हैं ना कि माइंड को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। आप हीलिंग सीख सकते हो, अलग अलग टाइप के मेडिटेशन सीख सकते हो, उससे काफ़ी हद तक कम होता है। काफ़ी, बिकॉज क्रेविंग कैसे होता है, क्रेविंग हमारे 5 सेंसेस का होता है जो हमारा माइंड पकड़ लेता है। माइंड इज बोलते हैं ना कि सबसे बड़ा जो बोलते हैं ना इट इज़ आवर कल्प्रिट काइंड ऑफ, कि माइंड जो पकड़ लेता है वो हमें चाहिए ही चाहिए, और वो हम 5 सेंसेस के थ्रू मैनिफेस्ट करते हैं। तो हमें माइंड को कंट्रोल करना चाहिए। जो हम जो एक मूवी थी
आमिर की 3 इडियट्स करके, तो वो बोलता है ना कि हमारे यू हैव टू मेक फूल ऑफ इट, जो बोलता है ना कि ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, जो बोलता था कि वो अपने दिल पे हाथ रख के बोलता था कि ऑल इज़ वेल, मतलब क्या, ही इज़ मेकिंग फूल ऑफ इट, कि जो भी नहीं है तो भी अच्छा है। तो अगर मैं ये वेज खाना भी खा रही तो भी अच्छा है, इट इज़ गुड, जो मेरे बॉडी का ज़रूरत तो मैं खा ही रही हूँ। तो उसी ऐसे कंट्रोल करते करते आपका नॉनवेज का वो प्रोपोर्शन कम हो जाएगा। ऐसे ही नहीं कि मैं रोज़ मेरा पूरा दिन में मैं नॉनवेज खाती हूँ, तो एक साथ छोड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो एक पैटर्न बन जाता है और पैटर्न को एक साथ तोड़ना इट इज़ डिफ़िकल्ट। तो पहले आपको आपके माइंड को प्रोग्राम करना पड़ेगा। एक बार आपने माइंड को प्रोग्राम किया तो बाकी सारी चीज़ें आप आसानी से कंट्रोल कर सकते हो, बिकॉज माइंड ही तो बोलता है ना ये खाना खा, माइंड ही तो बोलता है ना कि वो थॉट ऑब्जर्व करता है, माइंड ही तो नेगेटिव इमोशन लेता है। तो माइंड को ही पकड़ो सबसे पहले, और माइंड ही एक एनर्जी क्रिएट करता है जो नेगेटिव और पॉजिटिव होती है। तो ये नेगेटिव एनर्जी को अगर आप कंट्रोल करोगे तो आपका ओबेसिटी भी कंट्रोल हो जाएगा। आप कुछ अगर आप मेडिटेशंस करोगे लगातार या पॉजिटिव अफर्मेशंस दोगे, एक बुक है लुईस हे की, यू कैन हील योर लाइफ, उसमें उन्होंने जो भी हीलिंग किया है वो पॉजिटिव अफर्मेशंस के थ्रू किया है। मतलब क्या, इस नेगेटिव माइंड को मैंने रीप्रोग्राम कर दिया पॉजिटिव माइंड में। उसके वजह से लुईस हे की यू कैन हील योर लाइफ, हे हाउस पब्लिकेशंस का है, ये बहुत बिक चुका है, ये बहुत अच्छा है। ये कोई भी बुक स्टोर में मिल जाएगा, क्रॉसवर्ड में है या जहाँ पे भी है, यहाँ भी आपको मिल जाएगा। और उसके पीछे हर डिसीज़ के पीछे के कॉजेज़ वहाँ पे लिखे गए हैं कि क्यों, कौन सा इमोशन मैंने पकड़ा है, कौन सा नेगेटिव थॉट पकड़ा है, उसकी वजह से वो मुझे डिसीज़ हुआ है। अर्थराइटिस क्यों होता है, क्योंकि हम नेगेटिव थॉट्स और फियर वो पकड़ के रखते हैं, और वो धीरे 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 आपके स्ट्रक्चरल बॉडी में आता है, राइट? हाँ। How to know, an ordinary man can know the chakra oscillation is right or wrong? जब आप मेडिटेशन करोगे तो आपको पता चलेगा। हम ऑरा के थ्रू पता करते हैं कि कौन से आपके चक्र में इम्बैलेंस है। जैसे अगर आपका मणिपुर हाइपर होगा तो आपके ऑरा में वो सारे कलर्स ज़्यादा दिखेंगे। हर चक्र के कलर्स होते हैं, जैसे अगर मूलाधार चक्र होगा तो उसका रेड कलर होगा। अगर आप नॉन वेज, मैं ऑरा में आपका दिखाऊंगी, इसके बाकी के स्लाइड्स में वो आएगा। इट्स ऑफ योर सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस माइंड। वो आपको आगे के ऑरा में आपको बताऊंगी, बस अभी हम पहले कॉजेज़ देखेंगे। तो जैसे कहा कि नेगेटिव इमोशंस भी नेगेटिव थॉट्स डालते हैं, और वो एक वेट क्रिएट करते हैं आपके ब्रेन, एक एनर्जी के लिए। ओके, एवरी थॉट विल हैव एन एनर्जी, and depending on what is the kind of weight I have given to that thought, it will carry that kind of energy. Okay, जितना ज़्यादा एनर्जी रहेगा वो, मतलब indirectly if you focus it grows like that. yes, So that is weight. yes, फिर वो वेट बढ़ाएगा। आप देखते हैं कि किडनी स्टोन्स होते हैं, हमें गॉल ब्लैडर स्टोन्स होते हैं, वो कैसे बनते हैं? पत्थर हम निगलते तो नहीं है, वो कहीं ना कहीं नेगेटिव पार्टिकल्स है, कार्मिक पार्टिकल्स जम 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 के वो पत्थर बनते हैं। और उस पत्थर का भी आप देखोगे, किसी एक लेडी का शायद यूट्यूब पे भी आया था कि अराउंड कुछ 5 किलो का कुछ वेट था, इतना बड़ा पत्थर निकला था। वो कहाँ से अंदर गया? वो ऐसे नहीं कि वो निकल गई, कि थोड़ा थोड़ा उसकी फैमिली ने पत्थर खिलाते रहे, ऐसे तो नहीं है। 5 किलो का एक ही पत्थर? यस, इतना मतलब 2-3 किडनी स्टोन्स उतने वैसे निकले, टोटल वजन वो 5 किलो का था। किसी किसी के इतने बड़े बड़े निकलते हैं। तो वो कैसे निकलते हैं? कि हर थॉट का, हर माइंड में जो थॉट डाला उसका एक इमोशन भी होता है। इमोशन एक एनर्जी भी क्रिएट करता है, और वो एनर्जी जो है वो एक वज़न क्रिएट करता है। जितने इमोशंस दबाए उतने वज़न आपने बढ़ा दिया। अभी जैसे मैंने जब से हीलिंग इंटेंस लेवल पे करना चालू कर दिया, मैंने 7 किलो वज़न लूज़ किया। ना मैंने मेरे डाइट पे कंट्रोल किया, ना मेरे हैबिट्स पे कंट्रोल किया, ना लाइफस्टाइल पे। मैंने सिर्फ मेरे थॉट्स को डीफ्रैगमेंट कर दिया और पूरा सेलुलर लेवल पे हीलिंग किया। तो जो कचरा था, 7 किलो एक्सेस वजन था, वो निकल गया। एक्स्ट्रा चर्बी पानी के फॉर्म में निकल गई, यूरिन के फॉर्म में निकल गई। एक्स्ट्रा जो चर्बी, जो हार्डन चर्बी थी जो निकलनी, वो स्टूल्स के फॉर्मेट में निकल गई। और जो गैशियस फॉर्मेट में निकलना था वो प्राणायाम से निकल गया। अब वो 7 किलो वज़न तो मैंने ऐसे लूज़ कर लिया। ना मैंने कोई वेट कंट्रोल का प्रोग्राम किया था, ना ही मैंने कोई सर्जिकल लाइपोसंक्शन किया था। ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैंने किया है, ऑलमोस्ट 7-8 मंथ्स में किया है।
वो तो अभी मैं लास्ट अभी हमारा प्रोग्राम था पंचगनी में, मैं वहाँ से जाके आई हूँ तो मेरा 1.5 किलो वज़न कम हो गया है। कि वहाँ पे हम इंटेंस लेवल के थेरेपीज़ करते हैं, प्रोग्राम्स करते हैं, तो उसमें हम जब किसी का थेरेपी करते हैं तो भी हमारा इमोशंस निकल जाता है, क्योंकि हमारे अंदर भी कुछ कार्मिक पार्टिकल्स होते हैं, नेगेटिव इमोशंस होते हैं, तो वो भी निकल जाते हैं। तो उनका थेरेपी करते करते मेरा भी वज़न लूज़ हो जाता है, मतलब मेरा ऑलमोस्ट 1.5 किलो वज़न लूज़ हो गया वहाँ से आके। ओके, देन रॉन्ग कॉम्बिनेशन और इरेगुलर डाइट, कि ज़्यादा चावल खा लिया। भी साउथ इंडियंस में लोग चावल ज़्यादा खाते हैं, आंध्राइट्स होते हैं, वो चावल ज़्यादा पसंद है। अभी मुझे भी राइस ज़्यादा पसंद है, तो कहीं ना कहीं कुछ पार्ट मुझे कंट्रोल करना पड़ता है। लाइक प्रोटीन है, कि प्रोटीन हम दूध ज़्यादा पी लेते हैं, डॉक्टर्स बोलते हैं दूध ज़्यादा पियो। अभी रात को तो दूध पीना भी नहीं चाहिए, आपको दूध का कंजम्पशन सिर्फ इतना चाहिए होता है, 1 कप ऑफ मिल्क इज़ इनफ फॉर यू फॉर दैट प्रोटीन और वट एवर मिनरल इंटेक जो भी चाहिए वो आपके 1 कप दूध में काफ़ी होता है। लेकिन हम ज़्यादा ले लेते हैं, 1 गिलास दूध पीने से थोड़ा बेटर लगता है, एनर्जी लगती है। लेकिन वही चीज़ आपको बाकी के फूड से मिल रहा है ना, सलाड्स में से मिलेगा, आपको लेग्यूम्स में से मिलेगा, आजकल वो राजमा है, राजमा से मिलेगा, ब्रेन के वो इट रेप्लिकेट्स अ पार्ट ऑफ योर ब्रेन। इनफैक्ट इफ़ यू सी आवर फूड सिस्टम, जो ग्रेन्स है, पल्सेस है, वो हर एक का एक शेप के हिसाब से ही बनाया गया। वाल है या राजमा है, किडनी बीन्स जिसको हम बोलते हैं, यस अखरोट है। तो अगर वो हेल्दी स्टेट में बनाया गया है तो हम क्यों उसको इरेगुलाइज कर रहे हैं। जैसे अगर आप पुराने ज़माने के लोग देखेंगे, जो योगी योगिनेस थे, वो कच्चा डाइट ज़्यादा खाते थे। अब हम क्या करते हैं कि कोई भी नेचुरल फॉर्म भी हम इसको डिज़ोल्व कर करके तोड़ के मसाले डाल के ये डाल के उसका नेचुरल स्टेट ख़राब कर देते हैं। तो हो सकता है जितना हो सकता है नेचुरल फॉर्म में खाओ, थोड़ा बहुत कर रहे हो ठीक है, बट उसका नेचुरल स्टेट डिज़ोल्व हो जाता है। दूध रात को तो पियो भी मत। हम इसका ऑरा भी बताएंगे कि दूध क्या फॉर्म करता है। अगर आप देखोगे तो आपको शॉक लगेगा कि ये फॉर्म होता है दूध का, क्योंकि अगर दूध डाइजेस्ट नहीं हुआ तो आपके अंदर स्टिकी हो जाता है, गैस होता है। फिर दूसरा ये है कि अगर आप दूध जब हम फट जाता है तो वो कैसा होता है, वैसे ही आपके स्टमक में होता है। अगर आप सोचो कि वो डाइजेस्ट ही नहीं हुआ तो आपके पेट का हालत क्या होगा। तो वो जिसको हम बोलते हैं कि अपचन हो जाता है, या इनडाइजेशन, या कंस्टेंट कॉन्स्टिपेशन होता रहता है। वो क्यों होता है, वो इसी वजह से होता है। ओके, इरेगुलर डाइट लिया है, कॉम्बिनेशन अलग अलग फूड का नहीं किया है। हम बोलते हैं कि खाने के बाद डायरेक्टली हम फ्रूट खाते हैं, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। खाने के बाद एटलीस्ट 30 to 40 मिनट्स का गैप होना चाहिए। हम बोलते हैं स्वीट डिश के जैसे आम खा लेते हैं, चीकू खा लेते हैं, बनाना खा लेते हैं, लेकिन नहीं है। खाने से पहले भी खाना है तो हाफ एन आवर का आप गैप रखो। जूस हो सकता है आप होल फाइबर वाले फ्रूट्स खाओ, जूस कम पियो। जूस पियो लेकिन कंबाइन करके अलग अलग चीज़ को पियो। हो सकता है होल फाइबर वाला जो है, क्योंकि आपके बॉडी को वो वैसे ही क्लीन करेगा। जब हमारा अपचन होता है तो हम बोलते हैं ना कि बनानास खाओ, उससे क्या होता है, फाइबर की वजह से हमारा बॉडी क्लींस हो जाता है। ठीक है। देन एक्सेसिव यूज़ ऑफ वोकल कॉर्ड, बहुत ज़्यादा हम जब बोलते हैं उसके वजह से भी हमारा एनर्जी जो है वो ड्रेन हो जाता है, लीकेज फ्रॉम एनर्जी। कहीं ना कहीं फिर अंदर हमारे अंदर क्रेविंग आती है, लीक हो जाता है एनर्जी। एक्सेसिव यूज़ ऑफ थ्रोट चक्रा, थ्रोट चक्रा बहुत ज़्यादा एक्सपांडेड होता है तो एनर्जी भी लीक होती है, तो क्रेविंग्स ज़्यादा बढ़ती है, वो भी एक रीज़न है, उस वजह से भी ओबेसिटी बढ़ती है। ओके, देन है अनेबल टू एक्सप्रेस और स्पीक, मतलब हम विशुद्धि चक्रा जो है हमारा दबा के रखते हैं, मीन्स दैट चक्रा इज़ ब्लॉक्ड। उसमें क्या होता है कि एनर्जी ब्लॉक हो जाती है, आपके इमोशन सप्रेस्ड हो जाते हैं, और उससे क्या होता है कि सप्रेस्ड और डिप्रेस्ड इमोशन में हम कई बार ज़्यादा खा लेते हैं। डिप्रेशन में भी ज़्यादा खाते हैं, खुशी में भी ज़्यादा खाते हैं। तो वो एनर्जी के साथ भी अगर आप खाते हो तो पता नहीं चलता है कि आप खा रहे हो। एक पॉइंट आता है कि आपको रियलाइज़ होता है कि अभी मैं ओबेस हो गया हूँ, लेकिन शुरुआत कहाँ से हो गई उसकी, कि मैंने ये चक्र को दबा के रखा। तो चक्र को भी इम्बैलेंस करोगे ना तो काफ़ी हद तक आपका बॉडी का एक्सेस फैट जो है ना वो निकल जाएगा, चर्बी निकल जाएगी। एक बार बैलेंस आपका आ गया तो एनर्जी आपकी राइट प्लेसेस पे जाएगी, लेकिन एनर्जी ब्लॉक्ड है तो जाएगी कहाँ। फिर कितना भी मेडिटेशन कर लो कोई फ़ायदा ही नहीं है,
वो भी उस पर भी मैं आने वाली हूँ, एक्सेस मेडिटेशन करने से भी क्या होता है कि सप्रेशन ऑफ डिज़ायर्स एंड विशेस, कि मेरे अंदर मैंने कुछ दबा के रखा, उससे भी प्रॉब्लम होता है कि उससे वजह से आपका कहीं भी अनफुलफिल्ड पार्ट है वो ब्रेन में जाके, पहले ब्रेन में जाता है, पहले माइंड में जाएगा, पहले तो ब्रेन में स्टोर्ड होगा, सबकॉन्शियस में जाएगा कि ये मेरी विश है, हुई नहीं है, नहीं हुई है, नहीं हुई है, नहीं हुई है, नहीं हुई है, फिर जाके मूलाधार में डिपॉजिट होगा। मूलाधार एक चक्र है कि जहाँ पे आपके सारे कर्म, अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स, मोर डिज़ायर्स, वो सारे वो वहाँ पे स्टोर होते हैं, मनी से रिलेटेड, रिलेशन से रिलेटेड, सब वहाँ पे स्टोर होते हैं। ओके, देन ओवर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम पीपल, कि ज़्यादा हम एक्सपेक्ट करते हैं लोगों से। कई बार हम बोलते हैं ना कि तुम्हें ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, उसके वजह से भी हम एक अलग टाइप की एक एनर्जी क्रिएट करते हैं, एक क्रेविंग क्रिएट करते हैं। ओके, उस वजह से भी उसको बोलते बोलते हम ही खाने लग जाते हैं, उसको बोलते हैं कि आप ये मत खाओ, आप ये मत करो, आपको ये नहीं करना चाहिए। लेकिन कई बार हमारी एनर्जी तब वो एक नेगेटिव और एग्रेसिव एनर्जी बनती है, तो हम खाना भी उसी टाइप के एनर्जी से अट्रैक्ट करते हैं। फिर सामने से वड़ा पाव आ लिया तो खा लिया, फिर सामने से भजिया पाव आ लिया तो खा लिया, सामने से चाइनीज़ आ लिया तो खा लिया, या कुछ एडिक्शंस लग जाते हैं, राइट। अगर मेरा किसी से एक्सपेक्टेशन है वो पूरा नहीं हुआ, तो कई बार हम उस चक्कर में एडिक्शंस में भी चले जाते हैं, स्मोक या ड्रिंकिंग में भी चले जाते हैं, या एक्सेसिव नॉनवेज खा लेते हैं, जो हमें अच्छा लगता है, जो हमारी टंग, जो हमारी सेंसरी ऑर्गन है, उसको जब सेटिस्फैक्शन मिलता है तो हमें अच्छा लगता है, तो उसकी वजह से भी यस हम ढूंढते हैं मॉनेटरी प्लेजर, लेकिन बन जाता है परमानेंट इशू, जो हमें रियलाइज़ नहीं होता है। देन एक्सेस ऑफ सेक्सुअलिटी, एक्सेस होने से भी आपके हार्मोन्स एक्सेस एनर्जी सीक्रिएट करते हैं, तो उसकी वजह से भी वज़न बढ़ता है। वुमेन में देखेंगे तो उनके लोअर बॉडी में वज़न ज़्यादा हो जाता है, पाँव में, हिप्स में ज़्यादा हो जाता है, आर्म्स में ज़्यादा हो जाता है, या अगर उसी विश को अगर दबा के रखा तो भी वज़न ज़्यादा बढ़ता है। तो दोनों का प्रोज एंड कॉन्स है, तो बैलेंस रहो कि एक्सेस भी मत करो और सप्रेस भी नहीं रखो। ओके, देन है कि जब लेडीज़ डिलीवर करती है उसके बाद भी अगर आप देखेंगे तो वज़न उसके बाद बढ़ता है लेडीज़ का। ओके, बिकॉज दे आर फीडिंग, तो उनका जो प्रोलैक्टिन मैनिफेस्टेशंस है इससे उनका ऑस्ट्रेजन और प्रोगेस्टिन साइकिल जो है वो थोड़ा डिलेड होता है, उस वजह से, क्योंकि उनका बॉडी का जो क्लेंजिंग होता नहीं है, जो मेनिस्ट्रुअल साइकिल में होता है, उसके वजह से भी वो वज़न बढ़ता है। तो प्रेगनेंसी के बाद हम देखते हैं कि सारी मोस्ट ऑफ द लेडीज़ जो है वो ओबेस की तरफ जाती है, फिर उनको वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम करना पड़ता है। अगर आप कोई भी एक्टर एक्ट्रेसेस को भी देखेंगे कि उनके वो ऐश्वर्या राय के ऊपर बहुत बड़ा सा ये कर दिया था, बहुत बड़े आर्टिकल्स आते थे कि उनके वेट के ऊपर बहुत इश्यूज़ थे, लेकिन फिर उन्होंने अपना वेट कंट्रोल कर लिया। तो प्रेगनेंसी के बाद भी ये होता है, ओबेसिटी आती है। यस, प्रेगनेंसी के टाइम भी कई बार हमें डायबिटीज़ होता है कि जेनेटिक में नहीं है लेकिन टेम्पररी वो होता है। अगर उस पॉइंट पे इग्नोर किया तो वो आगे चल के बढ़ जाता है। अगर आप नॉर्मल लेवल पे है, अगर उस पॉइंट पे अगर इग्नोर किया तो वो आगे चल के और बढ़ता है। ओके, और वो कई बार जुवेनाइल, आपने जो थॉट प्रोसेस रखा आपके प्रेगनेंसी में, वही चीज़ बच्चे में आता है। जुवेनाइल, इसलिए बॉर्न बेबीज़ आर बॉर्न विद जुवेनाइल डायबिटीज़, क्योंकि वो पैटर्न आ गया ना, उसने जो सोचा माइंड में आ गया, वो पैटर्न बन गया और वो बच्चे के अंदर आया। यस, मदर्स थिंकिंग। इसके लिए आजकल गर्भ संस्कार के क्लासेस भी होते हैं, रीप्रोग्रामिंग ऑफ द मदर्स माइंड एंड द बेबी, कि जब बाहर आएगा तो उसके साथ अच्छे संस्कार बाहर आएंगे। ओके, मेनोपॉज, आफ्टर मेनोपॉज, बिकॉज बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होता है। जब डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होगा तो हमारे बॉडी के जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो नहीं निकल रहे, तो उसकी वजह से भी वेट बढ़ता है, राइट। फिर है एक्सेस ऑफ स्पिरिचुअल हीलिंग। प्राणिक हीलर जो है, हमारा थर्ड आई हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, इंट्यूशन पावर ज़्यादा लेते हैं, तो कई बार हम नेगेटिव एनर्जी भी लेते हैं पेशेंट से। तो जितनी लेंगे, हर एनर्जी का जो भी हम एनर्जी ले रहे हैं उसका इमोशन होगा, वो हमारे अंदर जाएगा, और उसका एक वज़न होगा, वो हमारे अंदर जाता है। अगर आप हीलर्स को भी देखो, हीलर्स को खुद को प्रॉब्लम्स होते हैं कि हीलर्स को भी हीलिंग की ज़रूरत पड़ती है। आप डॉक्टर्स को भी देखो, डॉक्टर्स को भी नेगेटिव एनर्जी जल्दी ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, बिकॉज फुल टाइम वो उनके साथ ही होते हैं।
प्राणिक हीलर्स है या टैरो रीडर्स है, कहीं ना कहीं वो नेगेटिविटी ले ही लेते हैं। आप बहुत सारे टैरो रीडर्स को देखो ओबेस है, कुछ वेल नोन टैरो रीडर्स है, मैं नाम नहीं लूँगी उनके, लेकिन वो ओबेस है। क्यों ऐसा? मतलब इतना इंट्यूशन पावर जब स्ट्रांग होता है कि आप नेगेटिविटी ले लेते हो। इसके लिए हर एनर्जी को चैनलाइज करना बराबर आना चाहिए। एक्सेस एनर्जी को आप मदर अर्थ को दे दो, जब चाहिए तो ऊपर से ले लो, ठीक है। एक्सेस ऑफ रिलीजियस प्रोसीजर, मंत्रा चैंटिंग, उससे भी बढ़ता है। ओवरलोडिंग ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, बहुत ज़्यादा माइंड पे डाल दिया, वो भी तो एक एनर्जी ही क्रिएट करेगा। एक्सेस, जितना एक्सेस करोगे, थर्ड आई ज़्यादा यूज़ होता है, सबकॉन्शियस का पावर ज़्यादा यूज़ होता है। सबकॉन्शियस माइंड ओवरलोड है, शार्प होना चाहिए, लेकिन हम नेगेटिविटी भी लेते हैं ना, साइकिक पावर ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं ना। एस्ट्रोलॉजर्स भी आप देखो कौन सी पावर को यूज़ करते हैं, साइकिक पावर को लेते हैं। तो हम कई बार सॉल्यूशन देते देते भी उनका नेगेटिव ले लेते हैं। सो मेन थिंग इज ऑफ द ऑब्जॉर्प्शन। पावर अच्छी है, यस दैट इज स्टोर्ड एज, बिकॉज उसका क्लीनिंग होना चाहिए, नहीं तो वो उनके अंदर भी प्रॉब्लम्स आएंगे ना, डिसीजेस आएंगे। ओके, फिर फ्रीक्वेंटली टचिंग द पेशेंट, अब कहाँ कहाँ पे होता है? डॉक्टर्स होते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, या एक्यूप्रेशरिस्ट, एक्यूपंक्चरिस्ट, इवन सैलून वाले जो होते हैं, ब्यूटिशियंस भी होते हैं। ये कॉन्स्टेंटली उस क्लाइंट्स को टच कर रहे हैं, फिजिकली दे आर टचिंग, तो उनके फिजिकल बॉडी में जो भी डिसीज़ रहेगा वो भी उनके अंदर आएगा, या कहीं वो ओबेसिटी के फॉर्म में भी आएगा, नेगेटिव एनर्जी भी लेगा। प्राणिक हीलर्स, इनके अंदर भी आता है, नेगेटिविटी आता है, नेगेटिव एनर्जी आता है, ओबेसिटी भी, उसकी वजह से आपकी ओबेसिटी भी हो सकती है। ओके, एंड सिडेंटरी लाइफ, शील्डिंग, लेकिन कितना कितना हद तक जाएगा? बहुत इंटेंस लेवल पे वो करना पड़ता है, बिकॉज एक बार ऑरा के अंदर आया और अपनी ऑरा का क्लेंजिंग नहीं किया, वो बॉडी में आने के लिए टाइम नहीं लगता है। बिकॉज हमारे ऑरा के 7 लेयर्स होते हैं, तो हर लेयर में कुछ ना कुछ नेगेटिव अगर आता है तो वो जल्दी हमारे बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाता है। प्रोबेबिलिटी होती है। यस, प्रोबेबिलिटी है। इसलिए प्राणिक हीलर भी आप देखेंगे तो नेगेटिविटी जल्दी अब्जॉर्ब कर लेते हैं। ओके, एंड सिडेंटरी लाइफ, नो मूवमेंट्स, कुछ भी ना करना, उससे क्या होता है कि हमारे बॉडी के जितने भी एनर्जी सेंटर्स है या नाडीज़ है, 72,000 नाडीज़, 64,000 करोड़ सेल्स, 7 एनर्जी सेंटर्स, इसमें कुछ एक्शन ही नहीं है। अगर एक इंसान को ऐसे ही बिठा दिया जाए, कुछ भी ना कर रहा है, सिर्फ उसको खाना दिया जाए, कुछ भी एक्टिविटी नहीं है, ब्रेन का है ना बॉडी का है, तो क्या होगा? धीरे धीरे उसका बॉडी फैलता जाएगा। ओके, तो नो मूवमेंट, नो एक्सरसाइज, नथिंग, नो माइंड का एक्सरसाइज, कुछ भी नहीं, तो भी वज़न बढ़ेगा। ओके, तो ये भी आपने अगर समझ लिया ना, तो भी आपको कॉजेज समझ में कि कहाँ पे मेरा वज़न बढ़ रहा है। ओवर थिंकिंग, ब्रो चक्र डिस्टर्ब होता है। अभी ब्रो चक्र के यहाँ पे हमारे कौन से ग्लैंड होते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड्स होते हैं, राइट। तो पिट्यूटरी जो है हमारे हार्मोन्स सीक्रिएट करते हैं, जो हमारे बॉडी में डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। तो ज़्यादा अगर हम माइंड को भी यूज़ करते हैं, कई बार लोग है ना बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो उसके वजह से उनके जो पिट्यूटरी ये है उन पर ज़्यादा वेटेज आता है, उसकी वजह से भी उनके हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं। कई बार लेडीज़ में ये बहुत बार होता है, क्योंकि लेडीज़ बहुत ज़्यादा सोचती है, ओवर थिंकिंग, ज़रूरत ही नहीं है फिर भी सोचती है, तो उसकी वजह से भी ओबेसिटी आ सकती है। ओके, एक्सेस ऑफ करुणा एंड कंपैशन, किसी का नेगेटिविटी हम ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं, किसी के लिए ज़्यादा प्यार होता है और सफ़र हम करते हैं। हम किसी के लिए अच्छा करने जाते हैं, आउट ऑफ द वे जाते हैं, लेकिन सफ़रिंग हमें करना पड़ता है, उसकी सारी नेगेटिव एनर्जी हम ले लेते हैं। और ऐसे एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार लगातार हम जब ये पैटर्न रिपीट करते हैं, तब जाके ये कहीं ना कहीं वो एक वेट में कन्वर्ट होता है, इमोशन में कन्वर्ट होता है, और उस वजह से भी आ सकता है। ओके, नॉन वेजिटेरियन फूड, प्रिजर्वेटिव्स, जो हम खाने में प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं, जैसे आजकल हम बाहर से सॉस लेके आते हैं या सूप्स लेके आते हैं, उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, तो उस वजह से भी बढ़ सकता है। ओके, फर्मेंटेड, जो हम बाहर का इडली वगैरह खाते हैं, उस वजह से भी बढ़ता है, क्योंकि बॉडी में इम्बैलेंस होता है। बेकरी फूड, पिज़्ज़ा, ब्रेड ज़्यादा खाने से भी होता है। ओके, देन एडिक्शन टू अल्कोहल, टबैको, च्यूइंग एंड
स्मोकिंग। इस वृत्ति की वजह से हम और गलत चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं, खाना गलत अट्रैक्ट करेंगे, तामसिक वृत्तियाँ हो गई ये। एंड डिप्रेशन मतलब क्या, मैंने मेरी जो थॉट प्रोसेस है उसको पूरे नेगेटिव ला लिया। ओके, तो उसके वजह से क्या हुआ, मैं ठंडे वृत्ति में आ गई। अब वहाँ पे मैं हो सकता है एक्सेस ज़्यादा खा लूँ, तो उसके वजह से मेरा हार्मोनल एक्टिविटी स्लो हो जाएगा, बॉडी में जल्दी टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकलेंगे, तो उसके वजह से भी वेट बढ़ेगा। देन ऑटो इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर या एंटीजन या एंटीबॉडी रिएक्शंस, मतलब अननेसेसरी कई बार बॉडी में जो सेल्स है वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। वो कई बार हेरिडेटरी भी होता है, या कई बार थॉट प्रोसेस की वजह से भी वो आता है। ये बहुत रेयर डिसीज़ होता है। जैसे आप कैंसर में भी अगर आप देखेंगे तो सेल्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं, या ट्यूमर में भी देखेंगे तो सेल्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो उस वजह से अगर आप उस वजह से भी आपका वेट बढ़ सकता है। ओके, देन अनवांटेड ऑफ एक्सेस मेडिकेशंस, जैसे स्टेरॉइड्स लेते हैं, पेन किलर्स हम लेते हैं। आजकल हम जिम में जाते हैं तो भी हम स्टेरॉइड्स लेते हैं, तो अननेचुरल वे में हम अपना वेट बढ़ा लेते हैं या मसल पावर बढ़ाते हैं। यस डालते हैं, उसी में तो स्टेरॉइड्स होते हैं ना, इसलिए वो इतना जल्दी उनका वो रिजल्ट आता है, मसल पावर बढ़ता है। बट दैट्स एन अननेचुरल वे ऑफ डूइंग इट। ओके, या डेंजरस वे। अगर वो स्टॉप कर लिया तो आपका वज़न तुरंत बढ़ जाएगा। या कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, पेन किलर्स है, उसकी वजह से भी वज़न बढ़ता है। एक्सेस मटेरियल डिज़ायर्स है, ये सारा हमारा रूट चक्र से रिलेटेड है। बहुत ज़्यादा पैसे की क्रेविंग है। आप धीरूभाई अंबानी को देखेंगे, बहुत ज़्यादा ओबेस थे, क्योंकि एक्सेस डिज़ायर था। डिज़ायर मतलब पैसा, गोल्ड, प्रॉपर्टी। आप बिजनेसमैन को देखो, ज़्यादा करके ओबेस ही है, क्योंकि वो एक हैबिट बन जाती है ना। वो रूट चक्र का क्रेविंग है, तो वो ओबेसिटी लाता ही है। वो बहुत हाइपर ऑसिलेशन में आपका वो रूट चक्र घूमता है, तो उसकी वजह से भी आपका ओबेसिटी बढ़ सकता है। लेकिन और लैक ऑफ गैस्ट्रिक जूस, जिसकी वजह से आपका डाइजेशन होता है, अगर वो कम है उसकी वजह से भी बढ़ जाएगा। आप जो भी खाना खाते हो, फैट है या प्रोटीन है या कार्बोहाइड्रेट्स है, अगर उसको डाइजेस्ट करने के लिए आपके अंदर आपके वो जूस क्रिएट नहीं होंगे, तो वो खाना वैसे का वैसे ही रह जाता है। जैसे अगर आप गाय को देखेंगे तो वो चारा जब खाती है तो वो चबा 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 के खाती है। इसके लिए उनका डिटॉक्सिफिकेशन भी बहुत अच्छा से हो जाता है। वो जब एक्सक्रीट करती है तो उनका काउडंग भी बहुत, जितना खाना खाया वो बराबर डाइजेस्ट करके बाहर निकालती है। वो प्रॉपरली खाने को डाइजेस्ट करती है। जैसे हम नहीं है कि खा लेते हैं फिर सो जाते हैं। कई बार हमारे अंदर उतना डाइजेशन का वो जूस ही नहीं होता कि डाइजेस्ट करे, और उसी में हम ओवर खाना डाल देते हैं। तो पहले का डाइजेस्ट नहीं हुआ, फिर बाद का है, तो वो कैसे होगा? वो मतलब हमारा जो बॉडी है या स्टमक है एक डस्टबिन के जैसा बन जाता है। अगर कचरा निकाला है नहीं तो वो अंदर सड़ जाता है। ठीक है। देन लीवर इन्फ्लेमेशन, उसके वजह से भी फैट कैन ऑब्स्ट्रक्ट द फैट डाइजेशन। अगर हमारा लीवर इन्फ्लेम्ड है उसके वजह से भी आपका फैट जो है वो डाइजेस्ट नहीं होगा। ओके, लीवर फेलियर जिसको हम बोलते हैं ना, डायलिसिस लोग करते हैं, यस, सिक्रिएट ही नहीं करता है, तो उसके लिए हम वो डायलिसिस का प्रोसेस करते हैं ताकि उनका वो बॉडी क्लेंजिंग हो। सॉरी, किडनी के लिए हम करते हैं वो। ओके, एंड एसिडिटी है कि हमारा पीएच लेवल जितना होना चाहिए उससे भी ज़्यादा है, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ओके, क्योंकि हार्मोन्स जो है वो सेंसिटिव है टेम्परेचर के लिए, तो अगर आपका पीएच लेवल जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा बढ़ गया तो भी आपका ओबेसिटी आएगा। तो इसमें से आपके लिए कोई भी रीजंस लागू हो सकते हैं। इसमें से हो सकता है कि 3-4 ही हो। ओके, देन मेडिटेशन, ये हम स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि ज़्यादा लॉन्ग मेडिटेशन करने से भी वेट बढ़ता है। मेडिटेशन फॉर लॉन्ग एंड डीप आवर्स। क्यों? क्योंकि आप पिट्यूटरी आपकी जो ग्लैंड है, थर्ड आई है, उसको ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, आपकी साइकिक पावर को ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, क्योंकि तभी आप हो सकता है आपके सुपर कॉन्शियस माइंड को ज़्यादा यूज़ करें। डीप मेडिटेशन या जब हम ट्रांस में जाते हैं तो हमारे सुपर कॉन्शियस माइंड को ज़्यादा यूज़ करते हैं।
सबकॉन्शियस से एक लेवल का ऊपर का माइंड है, जो बहुत कम लोग जाते हैं, जो कई बार लोग 10-10 घंटा भी मेडिटेट करते हैं। यस, मतलब वो डायरेक्टली चले ही जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता है कि वो 10 घंटा बैठे हैं। तो एक्सेस ऑफ दैट यूज ऑल्सो कैन क्रिएट एक्सेस ऑफ वेट इन योर बॉडी। जैसे हीलर्स, यहाँ पे हीलर्स के बारे में मैंने बताया था, हीलर्स भी साइकिक एबिलिटी की वजह से वज़न बढ़ा सकते हैं, उनका भी वज़न बढ़ता है। आप कोई भी हीलर को देखो, कहीं ना कहीं उनके बॉडी में इश्यूज होते ही है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी जल्दी ऑब्जर्व करते हैं। चॉकलेट्स खाने से, आइसक्रीम खाने से, बेकरी आइटम्स खाने से, उसके वजह से भी होता है। देन मिल्क प्रोडक्ट्स है, जैसे चीज़, बटर, घी, उसमें तो बहुत अमाउंट ऑफ फैट होता है। तो आप देसी घी खाओ या बटर खाओ, उसमें फ़ैट उतना ही होता है। ओके, क्यों? क्योंकि वो डाइजेस्ट होने के लिए डिफ़िकल्ट है। खाना ही नहीं चाहिए। नहीं, खाओ लेकिन कम। अगर दूध आपको 4 ग्लास पीने से आपको ताकत नहीं आती है, आप आधा ग्लास भी दूध पियोगे तो भी उसमें उतना ही प्रोटीन्स होता है। लेकिन हम बोलते हैं कि 4 ग्लास दूध पीने से ताकत आती है, या वो प्रोग्रामिंग वैसा किया जाता है। ओके, क्योंकि क्यों नहीं पीना चाहिए? क्योंकि वो डाइजेशन नहीं होता है। अगर आप डाइजेस्ट कर सकते हो तो ठीक है। अगर हम रात को 4 ग्लास दूध पीते हैं या 2 ग्लास दूध पीते हैं और तुरंत सो जाते हैं, तो डाइजेशन कैसे होगा? ऊपर से अगर हम ठंडा दूध पियेंगे तो और भी खतरनाक है। इसलिए हम बोलते हैं ना कि गर्म दूध पिया करो। लोग बोलते हैं कि ठंडा दूध पीने से हमारा जो बॉडी का जो एसिडिक लेवल है वो कम हो जाएगा। वो टेम्पररी आपको इफेक्ट देगा, लेकिन व्हाट अबाउट द डाइजेशन पार्ट? तो गर्म पीना चाहिए। हाँ, गर्म मतलब एकदम नहीं कि एकदम ल्यूक वार्म आप पियो। हो सकता है जितना ज़रूरी है उतना ही पियो। आपके बॉडी में प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स या मिनरल्स जो भी जाने, अलग अलग खाने के थ्रू भी जाएंगे, नॉट नेसेसरीली जस्ट मिल्क। लोग बोलते हैं ना कि एक एज के बाद हमें सिर्फ दूध ही पीना चाहिए, ऐसा नहीं है। एडल्ट को तो ज़्यादा जरूरत ही नहीं है, चाय में भी आ जाता है। इवन बाद में भी ज़रूरी नहीं है। एंड फर्मेंटेड एंड प्रिजर्वेटिव्स में भी। ओके, कोल्ड वाटर जो है हमारे अंदर वो डाइजेशन का प्रोसेस कम कर देता है। इसलिए हम बोलते हैं कि आइसक्रीम्स और ये थोड़ा कम खाया करो। अभी उसका ऑरा भी मैं बताऊंगी। एंड एक्सेस सॉल्ट एंड स्पाइसी फूड आइटम्स वो वाटर रिटेंशन क्रिएट करते हैं हमारे अंदर। चिली फूड आइटम, स्पाइसी अगर हम खाते हैं कि ज़्यादा स्पाइसी चाइनीज़ वगैरह खा लिया या स्पाइसी फूड खा लिया, तो हमारे अंदर एसिडिटी पैदा होती है। ओके, कई बार अगर वो बाहर से निकला नहीं, वाटर रिटेंशन निकला नहीं, तो हार्मोनल डिस्टर्बेंस होता है। लेडीज़ को अगर आप देखेंगे तो हार्मोनल डिस्टर्बेंस होता है, वाटर रिटेंशन का प्रॉब्लम होता है। मतलब उनका जो वाटर एलिमेंट है बॉडी में वो हील नहीं है, वो कहीं ना कहीं वो डिटॉक्स नहीं हो रहा है, इसलिए वो अंदर रहता है। इसलिए बॉडी में स्वेलिंग आता है। अगर आप पाँव में भी देखेंगे तो इतने बड़े बड़े पाँव हो जाते हैं। ओके, शुगर बहुत ज़्यादा खाने से, अगर आप यूएस में देखो या यूरोपियन कंट्रीज़ में देखो, उनके कुकरी शोज़ में भी देखेंगे तो हर चीज़ में वो हनी डालते हैं। कुछ भी स्वीट बनाते हैं, मतलब वो जो खाना बना लिया उस पर भी हनी डालते हैं। तब दे ऑब्सेस विथ स्वीट अलॉट, इसलिए वो लोग कोक ज़्यादा पीते हैं। उनका नाश्ता भी वैसे होता है कि बर्गर खाएंगे, हॉट डॉग खाएंगे, या साथ में कोक होता है या कॉफ़ी होता है। उनका प्रोग्रामिंग ही वैसा किया गया। लेकिन इंडियंस का प्रोग्रामिंग थोड़ा अलग है। हम लोग होल व्हीट खाते हैं या रोटी खाते हैं या सलाड्स खाते हैं या पोहा खाते हैं, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा अलग है, उनका कॉन्स्टिट्यूशन अलग है। इसलिए आप अमेरिकन कंट्रीज़ में ज़्यादा देखोगे तो ओबेसिटी का प्रॉब्लम ज़्यादा है वहाँ पे। उनका स्ट्रक्चर ही बड़ा होता है। अगर आप एक इंडियन मैन और वुमन को देखोगे, पर अमेरिकन मैन और वुमन को देखोगे तो उनका बॉडी स्ट्रक्चर अलग होता है। जबकि हमारे इंडियन मैन बहुत ऐसे सिकड़े हुए होते हैं, और अमेरिकन्स को देखोगे या यूरोपियंस को देखोगे तो उनका स्ट्रक्चर अलग होता है। ओके, देन इंसोमिया या हाँ, या मतलब कम स्लीप या ज़्यादा स्लीप, इसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकता है। कम स्लीप होगे तो माइंड डिस्टर्ब होगा, माइंड डिस्टर्ब होगा तो थॉट्स भी नेगेटिव होंगे, थॉट्स नेगेटिव होंगे तो आप पैटर्न्स भी वैसे ही अट्रैक्ट करोगे। या एक्सेस, ज़्यादा सोना, ज़्यादा सोने के बाद ज़्यादा भूख लगती है तो और खाना खाते हैं। सो लिया तो सो लिया, ज़्यादा सो लिया तो क्या एनर्जी अब्जॉर्ब कर लिया ना, एनर्जी का कंजप्शन में कंजप्शन बॉडी में ज़्यादा हो गया। अब ज़्यादा हो गया तो बॉडी ड्रेन हो गई, अब ड्रेन हो गई तो बॉडी खाना मांगेगी। ठीक है, तो हम बोलते हैं ना कि ज़्यादा सो भी मत। एक्सेसिव टॉकेटिवनेस,
उसकी वजह से भी होता है। कम स्पीचलेसनेस, दबा के रखा तो भी बढ़ेगा। एक एक थॉट और इमोशंस आपका वेट बढ़ाएगा। या जैसे हम डाइटिंग करते हैं या फास्ट करते हैं, जैसे हिंदू इसमें भी फास्ट करते हैं, जैन लोग बहुत ज़्यादा फास्ट करते हैं कि उनका वो चौमासा होता है या बहुत अलग अलग उनके ये होते हैं कि 6 बजे के बाद खाना नहीं खाना चाहिए, डायरेक्टली उस नेक्स्ट दिन खाना चाहिए। तो उस चक्कर में हम क्या करते हैं कि उतना कंट्रोल कर लेते हैं, बाद में बोलते हैं कि ठीक है बाद में खाना ही है ना, तो थोड़ा खाने के बदले हम ज़्यादा खा लेते हैं। तो हो सकता है कि अगर आप ये सब फास्टिंग वगैरह कर रहे हो या डाइटिंग कर रहे हो तो खाना प्रोपोर्शनेटली जितना आपके बॉडी को ज़रूरत उतना खाया करो। ऐसे नहीं कि कुछ भी नहीं खाना है, और कुछ ना खाने के बाद भी आप कंट्रोल में खाओ जब आपका फास्ट टूटता है तो, ठीक है। देन जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस में भी डिस्टर्बेंस होगा। हाइपोथायरॉयडिज्म में भी, अगर आपका हाइपोथायरॉयडिज्म है मतलब एक्सेस में अगर घूम रहा है, मतलब आपका थ्रोट चक्र अगर एक्सेस में घूम रहा है तो भी आपको प्रॉब्लम होगा। थायराइड की वजह से भी वेट बढ़ता है। ओके, पिट्यूटरी इम्बैलेंस, वहाँ से भी आपका वेट बढ़ता है, हार्मोनल इम्बैलेंस ही होता है, ठीक है। सप्रेशन करेंगे तो स्किन डिसीज़ उसके वजह से भी बढ़ता है। जैसे एस्थमा है, ओके, उस वजह से भी बढ़ता है। एंड क्यों बढ़ता है? बिकॉज ब्रीदिंग जो है हमारा एस्थमा है इरेगुलर हो जाता है, तो उस वजह से हमारे बॉडी में एक्सेस जो है एनर्जी फैट आता है, तो उस वजह से भी वो बढ़ जाएगा, क्योंकि एक्सेस हवा अंदर हमारे अंदर इररिदमिक ब्रीदिंग की वजह से स्टोर्ड हो जाती है। तो एवरी ऑफ दैट विल कैरी अ वेट, ओके। एंड even pregnancy preventive medications can also cause obesity, कि हम जो प्रिवेंटिव मेडिसिन लेते हैं ना होने के लिए, उसकी वजह से भी वज़न बढ़ता है। लेडीज़ में ये बढ़ जाता है वज़न, उनके हिप्स बढ़ जाते हैं, ओके। ऊपर का तो मैंने कवर अप कर लिया है। केयरलेसनेस, अनकॉन्शियसनेस, पता ही नहीं है क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो, अननोइंगली आप खा रहे हो, उस वजह से भी हो रहा है। या पिल्स टेकन फॉर पोस्टपोनिंग योर साइकिल, कई बार हम हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल्स को प्रीपोन करने के लिए भी आजकल पिल्स लेते हैं। आजकल के युवा जनरेशन्स ये बहुत ले रही है, उनको पता नहीं है, लेकिन जितना लेंगे आगे चल के उनके हार्मोनल इम्बैलेंसेस होंगे, उसकी वजह से वेट बढ़ेगा, ओके। और सबसे बड़ा एक ये रीज़न भी है कि कार्मिक इश्यूज़ की वजह से भी हमारे अंदर ओबेसिटी हो सकती है। पितृदोष है, वास्तु दोष है। पितृदोष यानी एंसेस्टर्स की तरफ से आया हुआ कर्मा है। वास्तु दोष घर के दोष की वजह से, एस्ट्रो दोष एस्ट्रोनॉमिकल चार्ट में है, या ईविल इफेक्ट की वजह से भी हो सकता है। डिपॉजिटिंग ऑफ एक्सेसिव नेगेटिव पार्टिकल्स इन योर सेल, तो दैट इज क्रिएटिंग एन एनर्जी इनसाइड यू विच इज क्रिएटिंग टू ओबेसिटी, ओके। सो दीज आर योर 51 मेन रीजन्स ऑफ योर ओबेसिटी। हो सकता है इससे भी ज़्यादा, पर हमने कोशिश किया है कि ये मेन रीजंस को कवर अप करें, ओके। अगर आप देखेंगे कोक में भी आपको कितना शुगर मिलेगा, दिस इज द अमाउंट ऑफ शुगर विच इज़ देयर इन 1 कैन ऑफ कोक। तो यू हैव बोथ द ऑप्शंस। हाँ, ये यहाँ पे जितना है ये अराउंड स्पून्स है, उससे भी ज़्यादा होगा मेरे ख्याल से 10 होंगे। अब हाउ टू डायग्नोज ओबेसिटी, जैसे मैंने कहा कि फर्स्ट ये तीसरा पोर्शन है कि हम इसको डायग्नोज कैसे करेंगे। एक है कि ब्लड टेस्ट के थ्रू हमें जाना जा सकता है कि ओबेसिटी हमारे अंदर है या नहीं है। दूसरा है कि हार्मोनल टेस्ट, जैसे हमारे हार्मोन्स ज़्यादा सीक्रिएट हो रहे हैं, कौन सा हार्मोन हमारा इम्बैलेंस में है, थायराइड ग्लैंड्स इम्बैलेंस में है, उस वजह से भी पता चलता है। तीसरा है चक्र टेस्ट, कि जैसे हम जो चक्रास के ऊपर करते हैं RFI से, कि हमारे इर्द गिर्द का जो पैटर्न है और हमारे माइंड का जो पैटर्न है वो आपके RFI रिपोर्ट में आता है, कि जहाँ पे अगर वो इम्बैलेंस रहेगा उसकी वजह से भी वो ओबेसिटी हो सकती है। सो यू कैन डिटरमाइन इट फ्रॉम द चक्रा टेस्ट एंड RFI। यस, वो ऑसिलेशंस चेक करता है, और ये आपके माइंड के फ्रीक्वेंसी को भी चेक करता है, ओके। इट इज़ रेजोनेंट फील्ड इमेजिंग, RFI। वो कौन करता है? ये अलग अलग सॉफ्टवेयर है, अलग अलग लोग हैं जो ये करते हैं RFI के,
जैसे हम ये वाला करते हैं, ऑरा टेस्ट PIP करते हैं, और 2 है, दास भी है ब्राज़ील का। तो यहाँ पे अगर आप ये लेडी को देखेंगे, अभी ये स्लाइड में थोड़ा आगे मूव करूँगी, मैं एक्चुअल केसेस आपको बताऊँगी। यहाँ पे हम ऑरा से पता चलता है, अभी ये ओबेस लेडी है, अभी इनका पैटर्न क्यों है ऐसा, उसकी वजह से ही पता चल रहा है। रेड कलर ज़्यादा है, मंगल दोष है, शनि दोष है। I don't know exactly the full form of PIP. I can tell you. एंड GDV है जो आपके प्राणा को डिफाइन करता है कि आपका प्राणा कहाँ से लीक हो रहा है। कि यहाँ पे 2 इमेजेस दिए कि एक जगह से प्राण लीक हो रहा है, फिर बाद में वो कंट्रोल करने के बाद वो सील हो गया है। ओके, देन यू कैन आइदर डू इट थ्रू लाइव सिस्टम्स, जैसे हमारे बॉडी में वो नोड्स कनेक्ट करते हैं और उसके थ्रू मालूम पड़ जाता है, पैरामीटर्स आते हैं, फुल बॉडी स्कैनिंग होता है। ये हम रिट्रीट्स में कई बार ये फुल बॉडी स्कैनिंग करते हैं, जिससे हमारे बॉडी में जहाँ पे भी प्रॉब्लम है एक 3D व्यू मिल जाता है कि आप ओबेस होने वाले हो या नहीं होने वाले हो, सारे पैरामीटर्स वो ले लेता है। ओके, हम एक छोटा करंट मूव करते हैं हमारे हैंड से, और वहाँ पे जो हमारे नोड्स है उसके वजह से वो हमें पूरा 3D व्यू दे देता है। ओके, और एक है थर्मल टेस्ट। थर्मल टेस्ट है, ये एयरपोर्ट्स पे यूज़ करते हैं हम। ओके, जो जैसे साउथ अफ्रीका से जो लोग आते हैं वहाँ पे उनको ये थर्मल टेस्ट के थ्रू जाना पड़ता है। वो स्वाइन फ्लू है कि नहीं हमें इसके थ्रू पता चलता है, कि वो डिटरमाइन करेगा कि कहाँ पे आपके बॉडी में वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो इसके थ्रू भी कर सकते हैं। ज़्यादातर हम ये यूज़ करते हैं, ऑरा PIP यूज़ करते हैं, और ये RFI यूज़ करते हैं। ओके, जो अपार्ट फ्रॉम द मेडिकल वंस वी यूज़ दिस टू डिटरमाइन वेयर इज़ द प्रॉब्लम। ओके, नाउ साइड इफ़ेक्ट्स और ओबेसिटी। अभी ओबेसिटी तो कोई डिसीज़ नहीं है, लेकिन एक्सेस ऑफ ओबेसिटी की वजह से क्या डिसीजेस हो सकते हैं, जैसे डायबिटीज़। डायबिटीज़ क्यों होता है? इज़ इट बिकॉज ऑफ एक्सेस कंजम्पशन ऑफ शुगर? नो। हेरिडिटरी भी हो सकता है। हाँ, हेरिडिटरी हो सकता है, लेकिन अगर आपके फैमिली में हेरिडिटरी है लेकिन आप बहुत पॉजिटिव हो, तो क्या वो आपको आएगा? आपके जीन्स में वो डिसीज़ है, लेकिन आप दे रहे हो कौन सा? पॉजिटिव एनर्जी, तो वो नलिफाई हो जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि हेरिडेटरी है तो आपको भी आना चाहिए। मेरे फैमिली में भी डायबिटीज़ हेरिडेटरी है, लेकिन हमें नहीं है। और डायबिटीज़ अगर आप देखेंगे नॉर्मली आफ्टर 50 आता है। ओके, 50-55, जब हमारा लाइफस्टाइल जो है वो सीडेंटरी हो जाता है, वो हम एक जो एक बोलते हैं ना कि एक स्टॉपेज आ जाता है, कि वहाँ पे आपका जो थॉट प्रोसेस है वो बढ़ जाता है। एक्सेसिव थॉट प्रोसेस, स्ट्रेस हम जो ले लेते हैं, उसकी वजह से डायबिटीज़ आता है। बिकॉज आपका पैनक्रियाज जो है, स्टेरॉइड्स लेने से भी आ जाता है ना? हाँ, आ जाता है। हम कई बार, यस, टेम्पररी, बट अगर इग्नोर कर दिया उस स्टेज पे तो वो बढ़ जाएगा। कई बार हम पेन किलर्स लेते हैं, पेन किलर्स में बहुत बड़े स्टेरॉइड्स लेते हैं, अगर बैक पेन के लिए हम लेते हैं तो उस वजह से भी आ सकता है। डिप्रेशन, ओबेसिटी की वजह से आई एम नॉट हैप्पी विथ हाउ आई एम, सो माई सेल्फ कंट्रोल इज़ वेरी लेस, तो उसके वजह से भी हो सकता है। अर्थराइटिस, ओके, कि अंदर सब दबा के रखा मैंने, तो अर्थराइटिस क्यों होता है? कि अनहील्ड इमोशंस है जो मैंने हर सेल में दबा के रख दिए हैं, तो अभी क्या होगा? वो मैनिफेस्ट होगा अर्थराइटिस में। एस्थमा, अनरिदमेटिक ब्रीदिंग, अगर वो हो गया, अगर ब्रीदिंग रिदम में नहीं है तो उसकी वजह से भी होगा, एस्थमा होएगा। ब्लड प्रेशर, ओके, देन लिथार्जिक, मतलब कुछ काम करने का मन ही नहीं करता है। अगर आप इवन धीरूभाई, नॉट धीरूभाई, मुकेश अंबानी सन इज ओबीस। मुकेश अंबानी का जो सन है, अगर आप उनको IPLs में देखते होंगे, मतलब उनको एक सोफ़ा लगता है बैठने के लिए, इतने ओबेस है। मतलब इतना पैसा होके भी अगर आप खुद के आपके बॉडी को ट्रीट नहीं कर सकते तो फ़ायदा क्या है उस पैसे का? ओके, लिथार्जिक हो जाता है क्योंकि बॉडी सपोर्ट ही नहीं करता है, एनर्जी ही नहीं है, वीकनेस आ जाता है। कुछ हद तक अगर मैंने इस ओबेसिटी को इग्नोर किया तो वो कहीं ना कहीं वो पैथोलॉजिकल लेवल पे वो सेल्स कन्वर्ट हो जाते हैं, वो एक स्ट्रक्चर बन जाता है, और वहाँ पे आने के बाद आपको इंटेंस लेवल पे ट्रीटमेंट्स लेने पड़ते हैं। ओके, फिब्रॉइड्स जो वुमेन में होता है, फाइब्रॉइड्स या फिब्रॉइड्स जो हम बोलते हैं, जो हमारे यूट्रस में वो कुछ फैट एक्यूमुलेशन हो जाता है। ओके, बैक एक भी हो जाता है, एक्सेस वेट की वजह से बैक एक होता है, ट्यूबरकुलोसिस भी होता है,
कि अंदर से क्लीनिंग नहीं किया, अब वो क्या होगा कि जहाँ से वो बैक्टीरिया आएगा अगर उसको लेने की रेजोनेंस नहीं रहेगा, हमारे अंदर वो पावर ही नहीं रहेगी उसको निकालने के लिए, तो यू माइट गेट डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीजेस। देन गॉल ब्लैडर स्टोन्स, किडनी स्टोन्स, ये भी हो सकता है। ओबेसिटी में ये बहुत बार होता है, किडनी स्टोन्स हो ही जाता है। ओके, हेयर फॉल, क्योंकि हमारे जो हेड पे जो हमारे बाल के लिए जो ऑयल्स चाहिए होता है वो सीक्रिएट नहीं होता है, क्योंकि अंदर पूरा कंजम्पशन हो जाता है, इट डजंट सीक्रिएट दोज ऑयल्स फॉर द हेयर ग्रोथ, तो हेयर फॉल हो जाता है। देन स्किन डिसीजेस, अंदर से नेगेटिविटी, नेगेटिव पार्टिकल्स निकाले नहीं तो कहीं ना कहीं वो मैनिफेस्ट होंगे। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कि मैं अच्छी नहीं हूँ, मुझे बाहर नहीं जाना चाहिए, आई एम नॉट टैलेंटेड इनफ। एंड ये जो नर्व के जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना, ये सारे साइटिका के ये प्रॉब्लम्स है, ये भी होते हैं। एक्सेस ऑफ वेट, देन बोन स्पर्स भी होते हैं, वेरिकोज वेन्स भी होते हैं। आजकल ये बहुत चल रहा है बोन स्पर्स, जो आपके बोन में से बाहर आता है। ओके, इनको हो सकता है आपको सर्जिकली निकालना पड़े। अब हम थोड़ा ओबेसिटी की वजह से भी होता है, बहुत सारे अलग अलग रीजंस है, क्या किस वजह से वो हुआ है, रूट चक्रा में इम्बैलेंस है, कहाँ पे इम्बैलेंस है, वो पूरा पहले डिफाइन करना पड़ेगा क्यों हुआ है। मेरी सर्वेंट है ना, उसको इधर 2 बोन पड़े हुए हैं, तो शी इज नॉट ओबेस। शी इज़ नॉट ओबेस, बट कहीं ना कहीं यहाँ पे कहीं ना कहीं वो नोड्स एनलार्ज हो गए, तो वो क्यों हुए, कुछ ना कुछ बैक्टीरिया आया है, तो वो उसको ही क्यों हुआ, बाकी के उसके घर वालों को क्यों नहीं हुआ, तो कहीं ना कुछ तो कार्मिक रहेगा, तो उस वजह से भी हो सकता है। अब हम एक्चुअल ऑरा देखेंगे, और जो खाना है हम खाते हैं उसका ऑरा जो वो अगर हम खाएंगे तो हमारी ऑरा में क्या फ़र्क पड़ेगा। अब ये एक्चुअल फूड है, पिज़्ज़ा, मैकडोनल्ड्स के फ्राइज़ है, और आई थिंक समोसे भी है, यस, उसका हमने ऑरा किया है। और ये एक्चुअली अगर आप देखेंगे बच्चे के ऊपर कितना असर पड़ा है, ऑयली स्पाइसी फूड खाया है इसने ज़्यादा, उसका थर्ड आई जो उसका जो इंट्यूशन पावर है वो बंद हो गया है, और ये इरिटेबल हो जाएगा, ये पढ़ाई करने में उसको बहुत टाइम लगेगा। उसके स्टमक में कितना इश्यूज़ है, देखो पूरा रेड एनर्जी है और ब्लैक एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी है पूरा। इर्द गिर्द भले ही वो कितना ही जो इर्द गिर्द का हो रहा है आपका कॉन्शियस हो रहा है वो तो चेंज हो सकता है, लेकिन अंदर का हो रहा कितना नेगेटिव है, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, उसका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड हो गया है, सिर्फ खाने की वजह से ये प्रॉब्लम हुआ है। अगर ये एक्सेस बच्चा खाता जाएगा तो बॉडी में से बाहर नहीं निकलेगा, तो क्या होगा, बच्चा भी ओबेस बन जाएगा, पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट नहीं करेगा, फोकस निकल जाएगा, क्योंकि चक्रस ब्लॉक्ड हो रहे हैं इसकी वजह से। तो जो हम खा रहे हैं उसका इम्पैक्ट कहाँ पे आ रहा है, हमारे चक्रस पे आ रहा है। बर्गर का हमने ऑरा किया है, ये पूरे डार्क कलर्स आए हैं, अभी इनका अगर आप देखेंगे तो चेहरा भी नहीं दिखाई दे रहा है, हाइपर एक्टिव, ये पूरा जंक खाना खाते हैं, इसकी वजह से इनका ऑरा भी देखिए कैसा आया है। हर एक इंसान का ऑरा अलग अलग आता है, ज़रूरी नहीं है कि सेम ही आएगा, ठीक है, उनके सारे चक्रस भी ब्लॉक्ड है। ऑरा आया है, दिखाया नहीं, हमने इसका ऑरा किया है, जो हमने बताया ना PIP, जो हम कैसे डिफाइन करेंगे कि कहाँ कहाँ पे ब्लॉकेजेस है, तो ये ऑरा वैसा आया। और ये इंसान जो है ये बहुत जंक खाना खाता है, इसलिए उसका ऑरा में वैसा आया है। ओके, देन अर्थराइटिस हुआ है, अर्थराइटिस मतलब दबाए हुए इमोशंस रखे हैं, इसकी वजह से भी अगर आप देखेंगे ये लेडी थोड़ी ओबेसिटी की तरफ देख रही है। देन पैरालिसिस है, वास्तु की दोष की वजह से भी आया है। कर ये वास्तु के दोष की वजह से भी आपको ओबेसिटी हो सकता है, अगर आपका कोई भी घर का एलिमेंट इम्बैलेंस्ड है तो भी आएगा। देन हम बोलते हैं ना कि ठंडा मत खाओ या कम खाओ, तो उसके वजह से साइनस हो सकता है, अगर लगातार वही चीज़ होता रहा तो ओबेसिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर स्टमक में डाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा, स्टमक बड़ा हो जाएगा। तो इसमें जो है ये ठंडे खाने में जो है आइसक्रीम है, पिन वर्म्स होते हैं। ओके, ये अगर आपका डॉक्टर नहीं बता पाएगा, लेकिन ये ऑरा में जल्दी आ जाता है, डॉक्टर आपको टेम्पररी दे देता है आपका जो है ना सर्दी खांसी और उसको निकालने के, लेकिन उसका जो मेन कॉज होता है जो जिसकी वजह से ये होता है वो नहीं निकलता है,
तो आगे चल के अगर ये पहले ही नहीं निकाला गया, ये पिनवर्म्स जो इन्फेक्शन नहीं निकाला गया, ये बार बार लगातार अगर ये खाते हैं तो आगे चल के 10-15 साल के बाद ये अस्थमा में कन्वर्ट होता है। ओके, डिप्रेशन, यहाँ पे देखिए मंगल और पितृ दोष है, एस्ट्रोलॉजिकल मतलब ग्रह में दोष है, इसकी वजह से ये लेडी ओबेस है। उसके सारे चक्रों ब्लॉक्ड है, तो इसके लिए अंडरस्टैंडिंग ही नहीं आ रही है। ब्रोड चक्रा ब्लॉक्ड है, विशुद्धि चक्रा ब्लॉक्ड है, उसके हाथ में भी कितने प्रॉब्लम है, ये आप देख सकते हो। यहाँ पे पूरा नेगेटिव एनर्जी है। पाँव में भी पूरा नेगेटिव एनर्जी है यहाँ पे ये डिप्रेशन है, शनि दोष, उसकी वजह से मतलब हमारे स्वादिष्ठान चक्र में ब्लॉकेज है, इसके लिए वो डिप्रेशन में है। उसका पूरा चेहरा ब्लू कलर का है। अगर डिप्रेस रहेंगे तो खाना ब्लॉक्ड एनर्जी में आप हो सकता है ज़्यादा खाओ, उस वजह से भी हो सकता है। देन हर्निया का है, लीकेजेस ऑफ एनर्जी। ये ऑरा के थ्रू हम ज़्यादा अच्छे से साइंटिफिकली डिफाइन कर सकते हैं कि एक्चुअली जड़ कहाँ है। ये ऑरा दिखाने का रीज़न ये है कि आप जड़ तक जाओ, ठीक है। तो हर्निया क्यों हुआ है कि लीकेजेस ऑफ एनर्जी इन लिवर, यहाँ पे लीकेज है। तो अगर ये एनर्जी मैंने बैलेंस कर लिया तो वो चक्र खुल जाएगा, तो वो फैट निकल जाएगा। थ्रोट इन्फेक्शन, यहाँ पे मैंने दबा के रखा है थ्रोट चक्र को, तो दैट इज़ वाई मुझे साइनस होगा। थर्ड आई को दबाया हुआ है। डायबिटिक का ऑरा देखिए कैसा है, आईसाइट भी देखिए कैसी हो गई है। ओके, ट्रीटमेंट करना है ओबेसिटी के लिए तो बाहर तो बहुत सारे तरीके हैं, सर्जिकल है, नॉन सर्जिकल है, मेडिकल भी है, आप मेडिसिन से भी कर सकते हो। बट मेन है कि आप जो कॉज है, उसका जो जड़ है, उसको निकालो। ओके, और अगर नेगेटिव कर रहे हो तो पॉजिटिव करो, अपोजिट करो। नेगेटिव थॉट पैटर्न है तो पॉजिटिव थॉट पैटर्न करो। नॉनवेज खा रहे हो तो हो सकता है आपके डाइट में थोड़ा सलाड्स लाओ। अगर कुछ भी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो तो थोड़ा बहुत तो एक्सरसाइज लाओ, योगा करो, कुछ तो करो, मेडिटेशन करो। ओके, माइंड एनर्जी के टेक्निक्स भी आप अपना सकते हैं। ओके, माइंड पावर के बहुत सारे टेक्निक्स हैं, ये हम हमारे वर्कशॉप में कवर अप करते हैं। देर आर 25 टेक्निक्स थ्रू विच यू कैन कंट्रोल इट, और आपके घर पे भी बाद में ये आप प्रैक्टिस कर सकते हो। नॉट वर्कशॉप्स हमारा अलग अलग जगह पे होता है, बॉम्बे में होता है, पंचगनी में होता है, पुणे में। पेपर में नहीं, हमारा आपका नंबर दे देंगे तो हम आपको मैसेजेस भेजते रहते हैं। माइंड एनर्जी के बहुत सारे टेक्निक्स हैं, उसके थ्रू आप कंट्रोल कर सकते हो। हाँ, यस, ये ओबेसिटी का स्पेशल प्रोग्राम है, हम इसमें डिज़ाइन किया है 25 टेक्निक्स हाउ टू कंट्रोल ओबेसिटी, एंड लेटर ऑन यू कैन डू इट एट योर होम। नो नीड टू टेक एनी मेडिसिन, नथिंग। सिर्फ माइंड और एनर्जी, ये दोनों चीज़ों को कंट्रोल करना है आपको, क्योंकि यही हमारे माइंड और बॉडी और सब पे पूरा इफेक्ट लाती है। और इसी कॉज के साथ अगर हमारी डेथ होती है तो यही सेल्स हम हमारे नेक्स्ट लाइफ में लेके जाएंगे। वहाँ पे हो सकता है कि नेक्स्ट लाइफ में इमीडिएटली बचपन में ही हम ओबेस हो जाएं। ओके, NLP टेक्निक्स जैसे न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, माइंड पावर के टेक्निक्स है ये, एंड डाइट करेक्शंस, कहाँ पे आप आपका डाइट करेक्ट कर सकते हैं। देन योगा एंड मेडिटेशंस, तो ये सारे टेक्निक्स है, इसके थ्रू आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो आई होप ये काफ़ी सारा इंफॉर्मेटिव था कि कई बार जब तक ये टॉपिक मेरे पास नहीं आया था मुझे भी नहीं पता था। यस, काफ़ी सारी बातें इसमें रिपीटेटिव थी, लेकिन चाहिए था क्योंकि तभी आपके सबकॉन्शियस में जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।